जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो मॉड्यूल नंबर 13 करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है ना डिविडेंड पॉलिसी वो हमने देखनी है। इसमें कोई बड़े जो फार्मूले हैं ना वो है कोई 4-5 और बाकी जो छोटे-छोटे फार्मूले हैं ना वो वही हैं जो हम पहले जो है वो कर चुके हैं कोई 5th मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ना ये हमें बताती है दरअसल कि चलो पहले ये बता देता हूँ कि इस डिविडेंड पॉलिसी के अंदर ना बिल्कुल वही रेलेवेंस और इरेलेवेंस था ना जैसे हमने पढ़ा था ना कैपिटल स्ट्रक्चर में कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना होता है और वहाँ पे जो हमने कहा था कुछ रेलेवेंस होती हैं थ्योरी, कुछ इरेलेवेंस। इसी तरह यहाँ पे भी ना डिविडेंड के लिए भी कुछ थ्योरी थी वो रेलेवेंस है और कुछ इरेलेवेंस है। जो रेलेवेंस थ्योरी है ना वो ये कहती है कि डिविडेंड का दिया जाना या ना दिया जाना जो है वो बाज़ औक़ात अफ़ेक्ट करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर या वैल्यू ऑफ़ द फ़र्म के ऊपर। और जो दूसरी तरफ इररेलेवेंस थ्योरी है ना वो इररेलेवेंट है डिविडेंड की। वो कहती है कि भाई डिविडेंड दो या ना दो आपकी फ़र्म के ऊपर कोई जो है ना वो असर नहीं पड़ता, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती, आपकी ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ती। अब ये जो वह बात है ना ये जो बताता हूँ मैं कि इन दोनों थ्योरियों के अंदर एक थी इररेलेवेंस थ्योरी और एक थी रेलेवेंस थ्योरी। अब जो इररेलेवेंस थ्योरी थी ना उसके अंदर थी एक रेसिड्यूल थ्योरी और एक जो था वो था मिलर एंड मोडिग्लिनी थ्योरी। जो ये दोनों की दोनों कहती थी कि डिविडेंड का दिया जाना या ना दिया जाना कोई असर नहीं रखता। वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आती। दूसरी तरफ जो रेलेवेंस थ्योरी है ना यही इसकी डिविडेंड की, वो ज़ाहिर है सपोर्ट करती है डिविडेंड को। तो वो कहती थी कि भाई डिविडेंड का दिया जाना जो है ना वो सही रहता है, ठीक है? और डिविडेंड जो है ना वो देना चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह के मतलब होते हैं, फिर शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड लेने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको एक परमानेंट पैसे वगैरह इस तरह की फिर आगे डिटेल में बातें बताऊँगा, सारी जो आएँगी। तो ये जो 2 थी ना थ्योरी जो रेलेवेंट थी, ठीक है? जो डिविडेंड के हक़ में थी, वो थी वाल्टर और जॉर्डन जो थे ना उन्होंने दी थी, ठीक है? और जो इररेलेवेंस थ्योरी थी डिविडेंड की, वो जो 2 बंदे थे, एक था मिलर एंड मोडिग्लिनी उसने और एक जो थी वो रेसिड्यूल थ्योरी कहलाती है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए कि एक इररेलेवेंस के अंदर भी 2 थ्योरी हैं और रेलेवेंस के अंदर भी 2 थ्योरी हैं। जो रेलेवेंस के अंदर है वो थी उसकी वाल्टर की और जॉर्डन इसकी हाँ, जॉर्डन की। और जो इररेलेवेंस के अंदर थी ना वो थी मिलर एंड मोडिग्लिनी और रेसिड्यूल थ्योरी। और ये जो 2 है ना ये इररेलेवेंस और जो वो थी ना वाल्टर और जॉर्डन वाली वो रेलेवेंट है। तो ये याद रखने इनके फ़ॉर्मूले हैं कोई 4-5 बड़े फ़ॉर्मूले हैं वो याद रख लेने इस मॉड्यूल में। बाकी छोटे-छोटे और ज़्यादातर जो है वो थ्योरी बेस ये मॉड्यूल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले भी इसकी वीडियो मेरी चैनल पे आ चुकी हैं, वो भी ज़रा देख लेना आप लोग, ठीक है? अब ये नोट्स जो है ना, ये भी डिटेल्ड हैं, तो इसलिए इसको भी मैं कवर करता हूँ। तो कहते हैं कांसेप्ट ऑफ डिविडेंड जो है ना, वो देखते हैं क्या है जी, कि जो डिविडेंड है ना, उसका कांसेप्ट होता है क्या है दरअसल? आपने डिविडेंड पॉलिसी पढ़नी है ना, तो कहते हैं डिविडेंड से मुराद ना प्रॉफ़िट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर के दरमियान। और वो कहाँ से दिया जाता है? रिटेन अर्निंग में से पेड आउट होता है, ठीक है? अब रिटेन अर्निंग और ना डिविडेंड पे आउट इन दोनों के बारे में हमने आगे बातें करनी, इसी के ऊपर पूरा का पूरा मॉड्यूल चलेगा। पहले यही समझा देता हूँ कि डिविडेंड पे आउट से मुराद है कि आपने ना कंपनी के अंदर जो पैसे लगाए हैं ना, उससे जो प्रॉफ़िट आया है, उस प्रॉफ़िट को आपने डिवाइड जो करना है ना अपने शेयर होल्डर पे, ठीक है? यानी एज़ अ डिविडेंड उनको जो रिटर्न देना है, उसको डिविडेंड पे आउट कहते हैं कि आपने कितनी पे की है, कितनी परसेंटेज पे की है, कितनी रेशो पे की है, ठीक है? और अगर आपके पास जो प्रॉफ़िट आया उसमें से आप कुछ हिस्सा अपने डिविडेंड जो है वो दे देते हो, कुछ हिस्सा जो है वो आप कंपनी के अंदर दोबारा से जो है वो लगा देते हो, उसके सरमाए के अंदर और ऐड करके आप लोग जो है वो मज़ीद उसके अंदर पैसा जो लगा लेते हो, तो उसको कहते हैं रिटेन कर लो पैसे को, क्या कर लो? रिटेन यानी कंपनी का कमाया हुआ प्रॉफ़िट में से कंपनी के अंदर ही वो उस प्रॉफ़िट का कुछ पोर्शन लगा देने का नाम रिटेन अर्निंग कहलाता है, जिसको प्लो बैक रेशियो भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है? 2 तरह की चीज़ें चलेंगी, एक आने वाले प्रॉफ़िट में से कितना डिविडेंड को दिया, कितना कंपनी ने लगाया, ठीक है? अब इस दिए और लिए जाने के ऊपर ही सारे का सारा पूरा का पूरा ये मॉड्यूल है। तो उसके बाद है जी कुछ जो होते हैं वो एनुअल डिविडेंड होते हैं, ये अक़साम है उसकी, ठीक है? और कुछ जो है तो वो इंटरम होते हैं। जो एनुअल होता है वो सालाना बेस पे दिया जाता है साल के बाद, जो इंटरम होता है वो दरमियानी महीनों में भी दिया जाता है, ठीक है? वो मतलब 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जो है वो दे दिया जाए तो इस तरह वो इंटरम डिविडेंड कहलाता है। वो कहता है व्हाई क्यू पे डिविडेंड, डिविडेंड दिया क्यों जाता है? दरअसल ये जो डिविडेंड होता है ना, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होते हैं यानी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका रिटर्न होता है, ठीक है? तो डिविडेंड का जो जो रिटर्न जो होता है अब ये उनको जो मिलता है, सबसे पहले तो उनको डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड,
ठीक है? मतलब मैं हूँ, मैंने एक ना शेयर ले लिया, उस शेयर के ऊपर एक तो ये है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, हर साल जो है ना इतने-इतने परसेंटेज मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा और मैं कॉमन शेयर हूँ। ठीक है? अब मैं अगर उस शेयर को कहीं पे ना आखिर में जाके बेचता हूँ, फ़रोख्त करता हूँ, तो वो शेयर जब मैंने लिया था ना उस वक़्त तो वो ₹30 का फॉर एग्ज़ाम्पल, और आज मैं उसको मार्केट में बेचने जा रहा हूँ तो वो ₹50 उसकी कीमत हो गई है। तो इस तरह से पहले मैंने 30 का लिया था ना, 50 का मैं सेल कर रहा हूँ उसको। तो अब मुझे ₹20 का वहाँ से प्रॉफ़िट भी हो रहा है, जो है वो कैपिटल गेन के तौर पे। तो इस तरह से जो शेयर होता है ना, उसके ऊपर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको रिटर्न जो दिया जाता है ना, या रिटर्न जो वो लेना चाह रहे होते हैं, एक तो वो डिविडेंड की सूरत में उनको मिल रहा होता है, और अगर वो शेयर को सेल कर देते हैं तो उस वक़्त उनको कैपिटल गेन भी होता है बाज़ औक़ात, ठीक है? तो 2 शेयर होते हैं ना, 2 शेप का उनको रिटर्न मिलता है, ये वो बता रहे हैं। अब तो थ्रो सेलिंग एंड बाइंग प्राइस डिफरेंस, अब ये सेल और बाई मतलब उसने जो सेल किया ना अब अपना शेयर, उस वक़्त और पहले जो उसने बाय किया तो उस वक़्त के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अब वो कहता है टू अर्न द डिविडेंड, अब डिविडेंड को अर्न करने के लिए वी नीड टू गेट होल्ड द स्टॉक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो डिविडेंड है ना, वो कहता है वो अर्न अगर आप करना चाह रहे हो, मतलब मैं हूँ अगर मैं डिविडेंड लेना चाह रहा हूँ एक कंपनी से, तो वो वी हैव टू होल्ड दी स्टॉक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें एक ख़ास वक़्त के लिए उस कंपनी के अंदर अपने स्टॉक को यानी शेयर को रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने आज उधर से लिया कल को हम बेच के निकल गए, नहीं। हम कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट पहले कमाएँगे फिर उसको बेचेंगे, अगर हमें ज़्यादा ही मजबूरी है कि आज हमें अमाउंट जो है वो ज़्यादा चाहिए और डिविडेंड की सूरत में तो 1 साल के बाद आनी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस तरह से पहले हमें वहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ता है पैसा। अच्छे खासे हम पहले डिविडेंड ले चुके होते हैं, उसके बाद हम जब अब दिल करता है कि नहीं अब हम किसी और कंपनी में जाना चाह रहे हैं, या मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो रेगुलर इनकम की वो अब ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैं उसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से आप वो जो है चले जाते हो। तो वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो होती है ना इन शेयर के अंदर या स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन, मतलब वो कोई ऐसी जुआ जुआ वगैरह नहीं होता कि आप लोग जो है वो सट्टाबाजी करते हो, ऐसा नहीं होता। वो कहता है इट इज़ अर्निंग नॉर्मल रिटर्न, इसके ऊपर आपको एक नॉर्मल रिटर्न अर्न हो रहा होता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक, यानी हर साल आपको ना, मतलब 20,000 अगर आपने लगाए हो तो हर साल आपको जो है वो 1,000 इजाफी जो है वो दे दिया जाएगा डिविडेंड के तौर पे। तो इस तरह मतलब आपके पास हज़ार रुपये आते रहते हैं। बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज़ मेड इन स्टॉक मार्केट, अभी वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना स्टॉक के अंदर जो की जाती है वो दरअसल स्टॉक मार्केट में की जाती है। दैट इज़ ऑलवेज़ लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। अब ये जो मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। अब वो कहता है कॉमन शेयर डिविडेंड क्या होता है और प्रीफर्ड शेयर डिविडेंड क्या होता है। देखो जी, जो हम ये भी पता है ना आप लोगों को कि जो रिटर्न होता है ना इन्वेस्टर का वो किसके ऊपर दिया जाता है भला? डिविडेंड जो दिया जाता है वो 2 ही बंदों को दिया जाएगा, या कॉमन शेयर को या फिर प्रेफर्ड शेयर को। ठीक है ना? बॉन्ड वगैरह की सूरत में वो तो नहीं होता ना, वो तो इंटरेस्ट वगैरह होता है डेट वगैरह की सूरत में तो। तो इसलिए जो कॉमन शेयर होते हैं उनको दिया जाता है डिविडेंड, और प्रेफर्ड शेयर जो है वो डिविडेंड होते हैं, 2 चीज़ें हैं। अब आ गया हमारे पास, और इनको इक्विटी कहा जाता है, ठीक है? दोनों चीज़ों को। इक्विटी यानी शेयर होते हैं हमारे, ठीक है? उसके बाद आ गया जी हमारे पास अब टॉपिक नंबर 230, और ये है जी डिविडेंड की पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? वो देखते हैं। वो कहता है पॉलिसी से मुराद ना एक ऐसा सिस्टम है जो कि असूलों के ऊपर बना होता है, जो हमें गाइड करता है कि हमने किस तरह से फ़ैसला लेना है और किस तरह से हम अपने उस रिटर्न को जो हम चाह रहे हैं उसको अचीव कर सकते हैं। समझ आ रही है? रेशनली यानी प्रॉफ़िट के बढ़ने से हमारा जो है ना रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को हमने किस तरह से फ़ैसले को लेके चलना है कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस चीज़ का नाम पॉलिसी है। अब डिविडेंड पॉलिसी से क्या मुराद हुआ? द स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड, यानी वो जो डिविडेंड जो आपने शेयर होल्डर को रिटर्न देना है ना, उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी बनावट, किस चीज़ की? 2 चीज़ों की, पे आउट की और रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट की। पे आउट से मुराद है जो आपने डिविडेंड के तौर पे दे दिया, और रिटेंशन से मुराद है वो जो प्रॉफिट के सूरत में आप लोगों ने अपनी कुछ अमाउंट डिविडेंड नहीं दी, वो रख ली। मिसाल के तौर पे मुझे आज 10,000 प्रॉफिट हुआ है, मैंने ₹5,000 जो है ना उसमें से जो है वो डिविडेंड दे दिया, और ₹5,000 कंपनी के अंदर दोबारा रख के उसको अपने जो सरमाया मेरा चल रहा था ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, और ठीक है? तो इस तरह से जो दिया जाता है वो पे आउट होती है, और जो रखा जाता है वो रिटेंशन होती है प्रॉफिट की, ठीक है? तो डिविडेंड पॉलिसी जो है ना ये कहती है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का वो स्ट्रक्चर, ठीक है? जो पे आउट्स आर या फिर रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि या जो आपने दे दिया, यानी बस डिविडेंड पॉलिसी से मुराद है ही यही कि आप लोगों ने ना एक ऐसी रेशो रखनी है जिसके अंदर आप लोगों ने जो देना है ना डिविडेंड वो, और आपका जो कंपनी के अंदर पैसा रखना है ना प्रॉफिट में से वो, उसकी एक रेशो का एक तवाज़ुन जो है ना उसका नाम डिविडेंड पॉलिसी है, बस ये याद रखो। अब अगर डिविडेंड पॉलिसी हमें कहती है 2 तरह की होती है। एक होती है इर्रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड,
यानी वो ये कहती है कि डिविडेंड के लेने देने से, कम ज़्यादा करने से कोई कंपनी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वैल्यू जो है वो कोई नहीं बढ़ती कंपनी की, ठीक है? उसकी ग्रोथ में कोई इज़ाफ़ा नहीं होता, वो एक जगह पे रहती है। ये बात करती है वो, ये इर्रेलेवेंस कहता है। तो इर्रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पढ़ते हैं ज़रा। इन्वेस्टर जो होता है ना वो इनडिफरेंट वेदर ही गेट डिविडेंड और नॉट। वो कहता है इसके अंदर ना जो इर्रेलेवेंस थ्योरी होती है, इसमें जो आपका इन्वेस्टर होता है ना, यानी शेयर होल्डर जो होता है जिसको डिविडेंड हमने देना होता है, वो जो होता है वो कहता है कि इनडिफरेंट होता है। काफ़ी मतलब कि ना कोई संजीदा किस्म का नहीं होता वो बंदा, ठीक है? उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो जो कंपनी में उसने पैसा लगाया हुआ है वो लालची नहीं होता, मतलब ये कह लो सिंपल। वो कहता है बिकॉज़ क्योंकि द अमाउंट इन्वेस्टर टेक एज़ डिविडेंड रिड्यूसेस हिज शेयर प्राइस। अब वो कहता है बिकॉज़ क्योंकि द अमाउंट जो इन्वेस्टर की अमाउंट होती है ना, यानी कि जो हमने शेयर होल्डर देना होता है, टेक्स एज़ डिविडेंड, अगर वो डिविडेंड ले लिया जाए तो वो रिड्यूस कर देता है उसके शेयर की प्राइस को। ज़ाहिर है अगर एक कंपनी के अंदर उसने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है? तो अब वो कंपनी का जो पैसा लेवल पे चल रहा है ना, वो है जी उसका जो शेयर की प्राइस है वो ₹10 है। अगर वो डिविडेंड नहीं लेता तो कंपनी और जब उसके ऊपर लगाएगी दोबारा उसी का पैसा, तो वो और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएगी, फिर और लगाएगी और कमाएगी। इस तरह से उस कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, उससे उसका जो शेयर की वैल्यू होगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरा डिविडेंड है जो है ना वो ₹1000 का था, आज मेरा रिटेन हो गया कंपनी की तरफ। तो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 1000 की, अब 1000 साल बाद मैं दोबारा वही लगा देता हूँ, तो मेरे 2000 हो गए। अगले साल 2 की बजाय 4 हो जाएँगे, फिर मैं वो लगा देता हूँ। तो मैं ले नहीं रहा लेकिन कंपनी में ही लगाए जा रहा हूँ, तो मेरी जो प्राइस थी ना असल शेयर की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। वेदर रीच अ हायर लेवल प्रोपोनेंट्स, वो कहता है ऊपर यानी कि ना हायर लेवल तक पहुँचने के लिए, तो प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के जो थे ना मतलब मुखालिफिन, वो ये कहते थे कि इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर इन्वेस्टर गेट हिज डिविडेंड और नॉट। तो ये वो हासिल करे या ना करे। अब ये इर्रेलेवेंस थ्योरी क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम वैसे तो कह रहे होते हैं ना, अब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि उसकी अमाउंट जो है वो वेल्थ बढ़ेगी, डिविडेंड ना लिया तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती जाएगी, असल तो ये हकीकत है। लेकिन वो ये इर्रेलेवेंस थ्योरी जो थी ना वो डिविडेंड के खिलाफ थी। वो कह रही थी डिविडेंड दो या ना दो। वो कहता है आपकी डिफरेंस वेदर इन्वेस्टर गेट हिज डिविडेंड और नॉट, वो हासिल करे या ना करे, वो कहता है इसके वो खिलाफ थी ये डिविडेंड पॉलिसी। वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक थ्योरी थी रेलेवेंस। रेलेवेंस यार है ज़ाहिर है वो सपोर्ट करती थी किसको भला, कि डिविडेंड का दिया जाना वो बेहतर होता है। अब वो कहता है अपोज़िट टू इर्रेलेवेंस, अब ये इर्रेलेवेंस के अपोज़िट थी। वो कहता है इट डज़ मैटर, वो कहता है ये मैटर करता है कि इन्वेस्टर जो है ना वेदर ही इज़ बीइंग पेड द डिविडेंड और नॉट, कि मतलब इन्वेस्टर को जो डिविडेंड है ना वो दो या ना दो उसका फ़र्क पड़ता है। वो कहता है आपकी जो होती है ना पूरी की पूरी जो क्या मतलब बिज़नेस होता है आपका जो कारोबार होता है, जो फ़िर्म होती है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और ऊपर वाला क्या कह रहा था इर्रेलेवेंस, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दो या ना दो। अब ज़रा हम ना दोनों चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले तो ना इसके अंदर कुछ टर्म यूज़ होंगी, ठीक है? कुछ इस्तिलाहात जो है ना, उनको हमने देखना बार-बार, वो हमारे जो है ना वो ज़ुबान का हिस्सा बनी रहेंगी। तो उन चीज़ों को ज़रा हम देख लेते हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें होंगी। सबसे पहले होगा डिविडेंड पे आउट या फिर रिटेंशन का लफ़्ज़ आएगा। डिविडेंड पे आउट वो होगा जो हमने प्रॉफ़िट में से जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हिस्सा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड पे आउट है। और जो प्रॉफिट में से हिस्सा हमने पे नहीं किया, जिसका मतलब है कि जिसको रिटेन कर लिया है, वो हमारा रिटेंशन रेशो कहलाता है। और द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के तौर पे, वो आपकी डिविडेंड पे आउट कहलाती है। और इसका फार्मूला होता है डीपीएस बटा ईपीएस। डीपीओ यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो बराबर होती है डीपीएस बटा ईपीएस, यानी डिविडेंड पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर, यानी आपने अपनी टोटल अर्निंग में से कितना डिविडेंड दिया है, उस चीज़ की रेशियो का नाम डिविडेंड पे आउट रेशियो है। अब आगे जी रिटेंशन। रिटेंशन से मुराद वो परसेंटेज है जो आपने प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, और इसको आप जो है वो प्लो बैक रेशियो भी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है प्लो बैक रेशियो का, आर आर यानी रिटेंशन रेशियो बराबर होती है 1 माइनस डीपीएस, यानी 100 में से 1 से मुराद यहाँ 100 है, कि 100 में से आपने जितनी डीपीएस यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट डिविडेंड पर शेयर दिया है ना, 100 में से जितना डिविडेंड पर शेयर दिया है ना, वो निकाल दो और डिवाइड कर दो ईपीएस के साथ, तो रिटेंशन रेशियो आ जाएगी। यानी कि जो डिविडेंड था ना, वो आपने देना था तो वो दे दिया, यानी 100 में से जितना डिविडेंड देना था वो दे दिया, वो निकल गया। अब बाकी रह क्या गया पीछे? वो अमाउंट रह गई जो आपने कंपनी के अंदर दोबारा रखनी है, यानी रिटेन करनी है। समझ आ रही है? तो 1 माइनस डीपीएस से मुराद है कि 100 में से
डिविडेंड पर शेयर निकाल दो तो बाकी और डिवाइड कर दो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के साथ, तो रिटेंशन रेशो आ जाएगी। अफेक्ट ऑफ डीपीओ एंड आरआर, यानी कि डीपीओ से मुराद है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट सॉरी रेशो, ठीक है। और आरआर यानी रिटेंशन रेशो है ना, इनके इफेक्ट देखते हैं क्या होते हैं। देखो वो कहता है इफ़ प्रॉफिट इज़ अर्न, अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है कंपनी के अंदर और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो आप बैलेंस शीट के साइज़ के मुताबिक, इट वुड नॉट चेंज। The profit is earned and distributed the balance sheet size, it would not change। वो कहता है अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के तौर पे, तो आपकी जो बैलेंस शीट का साइज़ होता है ना, वो तब्दील नहीं होगा। मतलब उसके अंदर अमाउंट के अंदर कंपनी की ग्रोथ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी अपना 100 मिलियन से ना स्टार्ट करती है बिज़नेस, ठीक है, और वो 5 मिलियन प्रॉफिट कमा रही है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 100 मिलियन अगले साल, तो अगर ये रिटेन ना करे अमाउंट, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 105। अगर वो रिटेन कर लेती है ना 5% जो उसने कमाया है आज, वो डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो वो अब की बार वो 105 रुपये इन्वेस्ट करेगी, ठीक है कंपनी, और उससे फिर अगली साल जो है वो और ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट 105 मिलियन के ऊपर आएगा ना कि 100 पे, क्योंकि अब की बार उसने 5 मिलियन प्रॉफिट था वो डिविडेंड देने की बजाय रिटेन कर लिया था। तो टोटल अब की बार इन्वेस्टमेंट जो है वो 105 की हुई, इसका मतलब 1,05,000 की, मतलब ये 105 मिलियन की। तो ये बात है। अब ये नीचे वाले 2 पॉइंट ज़रूरी हैं कि जितनी आपकी डिविडेंड पे आउट यानी वो जो आपने डिविडेंड देना है, वो बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपकी जो ग्रोथ है कंपनी की वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि आपने प्रॉफिट जो है ना, वो तो डिवाइड कर दिया, कंपनी के जो पहले कैपिटल का साइज़ था सेम वही रहेगा, ठीक है, उसमें इज़ाफ़ा तो नहीं होगा। वो इज़ाफ़ा तब होगा जब आप अपने प्रॉफिट में से रिटेन करके उसके अंदर दोबारा से लगाते चले जाओगे, रिटेन करोगे। तो दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अगर रिटेंशन रेशियो अगर बढ़ गई है तो उससे फ्यूचर ग्रोथ जो है ना वो भी बढ़ेगी कंपनी की। अब कुछ ये डिविडेंड यील्ड होता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। यील्ड से मुराद है कि टर्म इज़ आल्सो नीड फॉर आउट, इससे मुराद है आपकी आउटपुट क्या है, ठीक है। आउटपुट है यानी आपका रिटर्न कितना है। हेयर यहाँ यील्ड से मुराद रिटर्न है, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का जो रिटर्न होता है ना करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, उसका नाम ये याद रखना है बस, कि जो डिविडेंड आपने लिया है ना, अगर वो डिविडेंड आप जो है वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ले रहे हो ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिविडेंड यील्ड कहलाएगा, ठीक है। और ये व्हाट अदर प्राइस यानी वैल्यू कैन बी टेकन टू कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न को, वो कहते हैं मिसाल के तौर पे एक बॉडी है, समबडी सेज अमाउंट ऑफ ए रिटर्न में बी रिलेटेड टू दी बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। अब कुछ लोगों के लिए जो है ना वो बुक वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू के बजाय बुक वैल्यू देख रहे होते हो। तो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सारा कुछ ना पार वैल्यू एक ही कुछ होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, पार वैल्यू बढ़ेगी तो बुक वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कुछ लोग जो है वो बुक वैल्यू के हिसाब से अपनी जो है वो डिविडेंड ले रहे होते हैं, कुछ मार्केट के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो इस तरह से जब वो मार्केट के हिसाब से अगर हम डीपीएस बटा मार्केट प्राइस ज़र भी 100 कर देना, तो ये हमारे पास आ जाता है हमारा डिविडेंड यील्ड। और अगर हम अर्निंग यील्ड निकालना चाहते हैं तो वो होता है ईपीएस बटा प्राइस ऑफ द मार्केट करंट प्राइस ज़र 100। और ये दोनों के दोनों फार्मूले हमने डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड है, ये हमने कहाँ पढ़े थे बोला, मॉड्यूल नंबर 5 में, ठीक है। तो ये भी बात वही है। मे बी रिटर्न टू दी पार वैल्यू, कुछ पार वैल्यू के हिसाब से भी निकाल सकते हैं एवरेज शेयर या फिर एवरेज वैल्यू जो है वो ऑफ द इन्वेस्टमेंट की। अब आगे जी हमारे पास स्टॉक यील्ड क्या होता है। अब स्टॉक यील्ड क्या हुआ, देखो ना, एक तो हो गया कि जो हमने केला डिविडेंड पे निकाला वो हो गया। अब स्टॉक से मुराद ये है कि उसके अंदर जो उसका शेयर की प्राइस है वो, और उसको जो कैपिटल गेन होगा फॉर एग्जांपल वो। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें पूरी स्टॉक के अंदर मौजूद होती हैं। तो स्टॉक कहता है द टोटल जो रिटर्न होगा ना एक शेयर होल्डर का, उसके रेफरेंस के लिहाज से, किस लिहाज से, करंट मार्केट के लिहाज से वो स्टॉक यील्ड कहलाता है, ठीक है। यील्ड से मुराद दरअसल करंट मार्केट के ऊपर आपने ना कंपैरिजन करना है अपने, मतलब डिविडेंड का, ठीक है, या स्टॉक के ऊपर जो रिटर्न हो रहा है उसको। अब डिविडेंड यील्ड क्या है, वो कहता है वेन, जब एक कंपनी जो है वो डिक्लेयर करती है ना डिविडेंड को, तो ये मार यो इट ये जनरली रिलेट कर रहा होता है पार वैल्यू के हिसाब से। मिसाल के तौर पे कंपनी ने ना 100% डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब उसने 100% जो है वो, क्या मतलब है इससे, वो कहते हैं जनरली इट इज़ अ रिलेशनशिप होता है पार वैल्यू के साथ, ठीक है। वो कहते हैं एक कंपनी जो है वो स्टॉक हैज़ अ पार वैल्यू ऑफ 10 रुपये, एक कंपनी के स्टॉक की वैल्यू पार वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी हैज़ पेड आ डिविडेंड ऑफ 10, तो कंपनी ने जो है वो 10 रुपये जो है वो डिविडेंड पे कर दिया। तो रेशनली 10 RS जो है ना, वो 10 के हिसाब से क्या बन गई है, 100%, यानी 100% में से 100% ही उसने डिविडेंड दे दिया है। तो ये बात है। एज एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर के तौर पे इफ अगर आई मैं बॉट करता हूँ दिस ये शेयर नॉट फॉर 10 बट लेकिन 100 रुपये में, तो देन फिर 100 रुपये जो होगा ना डिविडेंड विद रेफरेंस टू 100 आर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा, जो कि ओनली 10% बनता है आपका, ठीक है।
समझ आ रही है नहीं? मतलब कि आपने 100 रुपया कमाया, 10 रुपये डिविडेंड दे दिए, तो इसका मतलब है आपकी जो करंट मार्केट प्राइस थी ना वो 100 रुपये थी, लेकिन उसमें से डिविडेंड आपने 10 रुपये दिया है, तो आपने 100 में से 10% आपका वो दे दिया, ये बात कर रहे हैं। वो कहता है डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू, एक पार वैल्यू की परसेंटेज के तौर पे जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं डिविडेंड यील्ड इज, अब ये सारी मरूजी हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए चीज़ों का। कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अब डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है ना, एज परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू की परसेंटेज के हिसाब से किया जाता है। डिविडेंड यील्ड से मुराद रिलेटिंग करना आता है डीपीएस को पर यूनिट जो है वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, पर शेयर मार्केट प्राइस के लिहाज से। वही बात है ना, 5वें मॉड्यूल में हमने जैसे पढ़ा था ना, डीपीएस बटा करंट मार्केट प्राइस ज़रबे 100 बराबर होता है डिविडेंड यील्ड के। समझ आ रही है? डिविडेंड यील्ड का वही फार्मूला था ना कि डीपीएस बटा करंट मार्केट प्राइस ज़रबे 100। तो ये शेयर मार्केट प्राइस जो है ना, उसके हिसाब से इस चीज़ को रिलेट करना होता है, उसका नाम क्या है? डिविडेंड यील्ड। अब आ गया जी पैसिव एंड एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी। अब कुछ पॉलिसी जो थी ना यहाँ पे बताई गई थी, वो थी एक्टिव पॉलिसी, और कुछ जो थी वो थी पैसिव। अब वो कहता है शुड पॉलिसी भी एक्टिव और पैसिव, अब एक पॉलिसी को एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए। दरअसल देख लेते हैं पहले कि डिविडेंड पैसिव रेजिड्यूल क्या होता है। देखो, पैसिव से मुराद है वो चीज़ जो आपके पास ना फालतू हो, और रेजिड्यूल से वो मुराद जो बच गई हो, सारे कुछ करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऐसा यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के बाद ना आपने अपनी कंपनी में एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ दे लिया, लेकिन कुछ पैसा आपके पास इजाफी बच गया है। अब उस पैसे को लगाने के लिए आपको इधर उधर कहीं भी कोई और अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है बेस्ट। तो इस तरह से वो कहता है डिविडेंड पॉलिसी का फिर क्या डिसीजन होगा, क्या वो पैसे जो है वो आप रिटेन करोगे, क्योंकि आपको पता है अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, अगर मैंने रिटेन किया तो उससे फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। समझ आ रही है? तो फिर इसके ऊपर क्या डिसीजन लोगे? क्या आप ये वापस दे दोगे अपने डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को, या फिर उसको दोबारा रिटेन कर लोगे? तो इसके ऊपर जो डिसीजन किया जाता है ना, वो आपका डिविडेंड पैसिव रेजिड्यूल कहलाता है, कि जो फालतू पड़ा हुआ जो आपके पास है ना डिविडेंड रेजिड्यूल के तौर पे इजाफी, उस चीज़ को जो है वो पॉलिसी जो है ना उसकी बनती है जो डिविडेंड की, वो कहलाती है पैसिव रेजिड्यूल थ्योरी। वो कहता है द वर्ड पैसिव मीन, पैसिव से मुराद समथिंग वो चीज़ है विच इज़ नॉट एक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, यानी कि जो आप काम में नहीं ले सकते, उसके लिए आपके पास जगह ही मौजूद नहीं है। नॉट मूविंग, जो मूव नहीं कर सकती। नॉट कंसिडर टू बी विद पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जो किसी खास मकसद के लिए नहीं जुड़ी हुई। तो रेजिड्यूल मीन जो है वो लेफ्ट ओवर, और जो अकेला रेजिड्यूल है उससे मुराद ये है कि जो फालतू हो, जो बच गया हो वो। तो रेजिड्यूल पैसिव का मतलब क्या हुआ फिर? उससे मुराद है प्रॉफिट जो कि रेजिड्यूल प्रॉफिट है, यानी कि इजाफी बच गया है प्रॉफिट आपके पास। ठीक है, प्रॉफिट नॉट रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, अब उसकी बिजनेस में ज़रूरत नहीं है। हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों? वो कहते वंस, जब अर्न बाय द कंपनी, जब एक कंपनी जो है वो अर्न करती है, कैन आइदर बी री इन्वेस्ट और या फिर डिस्ट्रीब्यूट। अब उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो री इन्वेस्ट कर ले अपनी कंपनी दोबारा अपने बिजनेस के अंदर अगर वो अच्छा जा रहा है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो है ना हैज़ टू अवेलेबल टू री इन्वेस्ट, अगर बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी मौजूद है तो उस सूरत में वो री इन्वेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज वो उसको जो है वो डिविडेंड के तौर पे पे कर देंगे। अब जो डिविडेंड की इररेलेवेंस थ्योरी थी ना, जो ये कहती थी कि डिविडेंड देने ना देने से कोई असर नहीं होता, या वो कहते हैं यही उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, जो रेजिड्यूल थ्योरी है ना, वो इररेलेवेंस थ्योरी ही है हमारे पास। ठीक है, जो कहता है कि डिविडेंड दो या ना दो, कंपनी रिटेन कर ले या डिवाइड कर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर जो आपका डिविडेंड होता है ना, जो डिविडेंड होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, उनका कोई नज़रिया नहीं होता। वो यही चाह रहे होते हैं कि अगर कंपनी के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट मौका है तो उसको जो है वो इजाफी अमाउंट को जो है वो इन्वेस्ट कर लो, अगर नहीं है तो फिर हमें दे दो। तो इस तरह जो है ना ये इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का इररेलेवेंस होना ना, तो ये हमें बताता है पैसिव रेजिड्यूल की सूरत में कि फालतू चीज़ें जो बची होती है ना, उसका डिविडेंड के लेने या ना देने से कोई असर नहीं है। पैसिव रेजिड्यूल रेफर करता है कि पैसिव रेजिड्यूल वो रेजिड्यूल है, वो बचा हुआ खाम माल, मतलब कि ये डिविडेंड या प्रॉफिट की अमाउंट है, सॉरी, जो आपने लेफ्ट ओवर होती है, जो बची होती है। और प्रॉफिट जो है ना हैविंग नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो प्रॉफिट के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं होती। पैसिव रेजिड्यूल रेफर करती है टू लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो लेफ्ट ओवर हो, जो बच गया हो, हैविंग नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसके पास जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना हो, तो फिर जो है ना वो ये पैसिव रेजिड्यूल बच जाता है। समझ आ रही है?
पैसिव रेजिड्यूल कब क्रिएट होता है? जब आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ने प्रॉफिट दिया, आपने उसमें से री इन्वेस्ट भी कर लिया अमाउंट, ठीक है, डिविडेंड जो देना था वो भी दे लिया, लेकिन कुछ ऐसी अमाउंट प्रॉफिट की बच गई अभी भी कि जिसका अभी काम नहीं है आपके पास, तो जिसको मतलब कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए और कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है, तो वो जो बच जाएगा ना पैसा, वो आपके पास पैसिव रेजिड्यूल कहलाता है। वो कहता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, दरअसल वो इज़ दैट अपॉर्चुनिटी होती है टू अर्न मोर देन द शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी से मुराद वो अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आपके जो इन्वेस्टर होते हैं ना, यानी शेयर होल्डर, वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उसके ऊपर मतलब उनको उससे मतलब कि अर्न कर रहे होते हो, ठीक है? अर्न कर रहे होते हैं। यानी कि अब क्या बात हुई, इससे मैंने क्या कहा भला ऊपर वाली बात को, कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होने से मुराद ये है कि आपके पास ऐसा मौका मौजूद है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके शेयर होल्डर को उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आप डिविडेंड के तौर पे दे सकते हो, ये बात है। अब मेरी एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी क्या कहती है? दरअसल जो एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी है ना, वो डिविडेंड इज़ मोर देन अ पैसिव रेजिड्यूल। तो इसके अंदर आप ये कहते हो कि जो डिविडेंड होता है ना आपका, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, किससे भला? पैसिव की निस्बत। जो पैसिव ऊपर वाला पड़ा है ना, उससे ज़्यादा डिविडेंड होता है, आप ज़्यादा देते हो। अभी जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो वांट चाह रहे होते हैं कि जो टू हैव अ डिविडेंड, व्हाट परसेंटेज टू बी पेड, कि वो उनको डिविडेंड मिले। जो पैसिव डिविडेंड होता है ना, वो तो चाह रहे थे कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता था, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो वो लगा लेगी, अगर नहीं है तो वो दे देगी। मतलब डिविडेंड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही वो पॉलिसी, इररेलेवेंस की वो भी। अब दूसरी तरफ जो है ना, ये एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी है ना, वो ये कहती है कि इसका डिविडेंड जो होता है ना, बचा हुआ जो होता है, वो ज़्यादा होता है। ये यानी ये इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न दे रही होती है, किसकी निस्बत? पैसिव की निस्बत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर जो होता है वो चाह रहा होता है खुद कि मुझे जो डिविडेंड दिया जाए। अब कितनी परसेंटेज दी जाएगी, ये जो है ना वो फिक्स भी हो सकती है या फिर वो प्रॉफ़िट के मुताबिक भी हो सकती है। अब इस चीज़ को कैसे वो कहता है बैलेंस करोगे आप डीपी और ग्रोथ को? देखो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना, वो इतनी रखो बैलेंस के मुताबिक कि आप कुछ ना कुछ रिटेन भी कर लो, अमाउंट बिज़नेस भी चलता रहे, ग्रोथ भी हो, और डिविडेंड जो रिटर्न होता है ना, वो दे के उनको जो है वो भी राज़ी रखा जाए। तो अब अगर डिविडेंड की स्टेबिलिटी से क्या मुराद? डिविडेंड का स्टेबल होना क्या मुराद है इससे? देखो कांस्टेंट जो पे आउट होती है ना, आप लोगों ने अब जो डिविडेंड देना है उसको अगर आप कांस्टेंट कर लेते हो या फिक्स परसेंटेज दे रहे हो एक प्रॉफिट में से, तो ये पॉलिसी जो है वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कहलाएगी। यानी कि अगर आपने कहा कि मैं जो है ना वो कांस्टेंट मतलब कि दूंगा पे आउट, ठीक है, मतलब कि 10% दूंगा, हर एक प्रॉफिट जितना भी होगा हर बार उसका 10% दूंगा। अब 10 लाख का अगर मैं 10% दूं तो वो तो बनेगा फॉर एग्जांपल 1 लाख इस तरह। तो वो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप परसेंटेज फिक्स कर लेते हो ना, तो कांस्टेंट पे आउट आप जो है वो दे रहे होंगे अपने प्रॉफिट में से, लेकिन ये तब्दील हो रही होगी, क्योंकि 1 लाख का 10% कुछ और बनेगा, 50 रुपये का कुछ और बनेगा, तो ये बात है। अब दूसरी तरफ ये है कि स्टेबल डिविडेंड इस तरह भी क्रिएट हो सकता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट कर दो आप डिविडेंड की, भाई मैंने जो है ना वो चाहे मैं लाख रुपया कमाऊँ, चाहे 10 लाख कमाऊँ, चाहे 30 लाख कमाऊँ, मैंने आपको 10,000 देना है हर महीने, हर साल के एंड पे। तो इस तरह आप अमाउंट भी फिक्स कर सकते हो डिविडेंड की। तीसरी जो सूरत है ना ये इसकी स्टेबल डिविडेंड की, वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट होती है करंट एंड अकामुलेटेड प्रॉफिट। अब ये जो आपने देना होता है ना डिविडेंड, तो ये जब आप फिक्स कर लेते हो ना, तो फिर वो आप चाहे अपनी इस बार होने वाले प्रॉफिट जो रिटेन है उसमें से दो उनको डिविडेंड, या आपने पहले जो फिक्स जो प्रॉफिट आपका चल रहा होता है और आपने इसको इकट्ठा किया होता था जिसको रिटेन कहा जाता है, या उसमें से दे दो, या करंट जो प्रॉफिट है अब जो आया है उसमें से दे दो। लेकिन आपको देना पड़ेगा अगर आपने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। स्टेबल डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जिसके अंदर परमानेंट आप डिविडेंड दे रहे होते हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। अब फिर कैसे दोगे? अगर प्रॉफिट आपकी बार हुआ है तो उसी में से दे दोगे, अगर अब नहीं हुआ तो पहले जो प्रॉफिट आप गेन कर चुके हो ना रिटेन अर्निंग की सूरत में, उसमें से आप दोगे, पहले जो पैसा रखा होगा। अब पे आउट क्या है? वो कहता है एक स्टेबल डिविडेंड के अंदर ना डीपीओ यानी डिविडेंड पे आउट रेशो जो होती है ना, यानी डिविडेंड देने की शरह, इज़ नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होती। बिकॉज़ क्योंकि पे आउट रेशियो जो होती है ना, वो रिलेट करती है डीपीएस के साथ विद ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगी तो डीपीएस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपस में देखो ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या था? डीपीएस बटा ईपीएस था ना, तो बटे में ईपीएस है तो अर्निंग ज़्यादा होगी, तो डीपीएस जो है वो बड़ी अमाउंट ऊपर तकसीम हो रही होगी, तो वो क्या होगा भला? तो डीपीएस भी ज़्यादा हो रहा होगा। तो इस तरह से भाई ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, ये कभी भी नहीं होता कि वो जो है वो नॉट कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो रिलेट करनी होती है चीज़ें वो डिविडेंड पे आउट रेशियो में डीपीएस बटा ईपीएस होता है।
तो इस तरह जो ईपीएस इज़ नॉट कांस्टेंट, ज़ाहिर है जो ईपीएस है ना, जो बटे में अमाउंट होगी, वो तो कभी भी आपकी मतलब सेम नहीं रहने वाली। समझ आ रही है? वो तो चेंज होगा, प्रॉफ़िट तो तब्दील होगा अगर आप रिटेन करोगे बार-बार थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉफ़िट या जो अपनी अर्निंग होती है उसको। तो इस तरह से नीचे वाली अमाउंट तब्दील हो रही होगी तो इसके साथ ऊपर वाली भी तब्दील होगी। तो ये बात यहाँ पे वाज़िह हुई कि ईपीएस इज़ नॉट कांस्टेंट। ईपीएस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, नहीं होता एवरी ईयर, हर साल। दिस मीन इसका मतलब है कि दैट इज़ अर्निंग, जो आपने अर्न किया है विल चेंज अमाउंट। वो कहते हैं दैट, ये बताती है कि इफ़ अगर अर्निंग विल चेंज अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जिस तरह से आपकी जो अर्निंग ज़्यादा होगी ना तो वो इसी तरह आपकी जो डिविडेंड की अमाउंट है उसको भी तब्दील कर देगी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इफ़ द डिविडेंड इज़ फिक्स, अगर डिविडेंड फिक्स कर दिया जाए, आर द पे आउट रेशो इज़ फिक्स्ड, अगर वो पे आउट रेशो भी उसको कहते हैं ना डिविडेंड को, तो वो फिक्स कर दी जाए, देन वी विल नॉट गेट अ स्टेबल और कॉन्स्टेंट डिविडेंड, तो हम जो है वो स्टेबल या जो कॉन्स्टेंट डिविडेंड है वो हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई ईपीएस जो है ना, अर्निंग पर शेयर, वो तो तब्दील हो रही होगी ना। समझ आ रही है? आप लोगों को समझ नहीं है मेरी बात। देखो, जो डिविडेंड देना है ना वो आपने फिक्स कर दिया कि 1000 रुपया दूंगा मैं तुम्हें, और मेरी अर्निंग अब की बार हुई है 5000 रुपया, तो 5000 में से 1000 दे दिया, 4000 में कंपनी में लगा रहा हूँ। अगली बार वो 4 की बजाय मुझे 8000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है, तो देना मैंने सेम चीज़ है, लेकिन वो जो ईपीएस है ना, यानी अर्निंग पर शेयर है ना, वो मेरी बढ़ती हुई जाएगी क्योंकि मैं रिटेन रिटेन जो है ना हर बार ज़्यादा कर रहा होता हूँ। तो इस तरह से वो कहता है कि कभी भी ये कॉन्स्टेंट डिविडेंड जो होता है वो नहीं हो सकता। अगर टू मेक द डिविडेंड स्टेबल, अब इस तरह डिविडेंड को स्टेबल करने के लिए, बनाने के लिए, वी हैव टू फ्लक्चुएट द पे आउट रेशो, हमें जो पे आउट रेशो है ना उसको भी फ्लक्चुएट करना पड़ता है, लेकिन अमाउंट ऑफ जो डिविडेंड होती है ना वो कांस्टेंट रहती है फिर, ठीक है। वो कहता है इफ़ अ कंपनी पेज, अगर एक कंपनी 7 रुपये जो है ना वो पर शेयर दे रही है हर साल, इफ़ इट रिमेन्स 7 पर हर ईयर, अगर ये 7 ही रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वी विल कॉल इट अ स्टेबल डिविडेंड, फिर हम इसको स्टेबल डिविडेंड का नाम देंगे। वो कहता है इन लॉन्ग रन, हाँ ज़्यादा अरसे के लिए ये हो सकता है कि डीपीओ में भी द सेम, आपकी जो डिविडेंड पे आउट है ना वो सेम हो जाए। कैसे? कि एक साल अगर आप ज़्यादा दे रहे हो, एक साल कम, एक साल ज़्यादा, एक साल कम, यूँ आप थोड़ी थोड़ी चेंज करके दे रहे हो, तो अगर उनकी एवरेज अगर आप निकालते हो ना तो वो में भी आपकी क्या आ जाए, सेम आ सकती है, ठीक है। तो ये बात है। वो कहते हैं कैसे सेम आ सकती है, ज़रा वजात कर देता हूँ कि अब की बार आप लोगों ने 2 रुपये डिविडेंड दिया, अगली बार 3 दिया, अगली बार 7 दिया, फिर अगली बार 2 दिया, तो टोटल 9 बन गया। समझ आ रही है? और आपने जो डिविडेंड देना था ना वो भी फॉर एग्जांपल 9 ही देना था। तो इस तरह से जो ये एवरेज अगर आपकी सेम उसी रेट के ऊपर आ जाए ना जो आपने देना था, फिक्स किया हुआ था, तो फिर इसका मतलब है आप लोगों का जो डिविडेंड है वो सेम हो सकता है। वो कहते हैं स्टेबल डिविडेंड की प्रेफरेंसेस देखो। स्टेबल डिविडेंड क्या होता है भाई? वो कहता है ये क्यों स्टेबल डिविडेंड जो है वो दिया जाता है, कौन प्रेफर करते हैं, कौन चाहते हैं कि हमें स्टेबल जो है वो डिविडेंड मिले, यानी एक ख़ास अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो है वो हमें डिविडेंड की हर साल मिलती रहे, चाहे कंपनी अर्न करती है या नहीं करती, चाहे वो प्रॉफिट में से दे चाहे रिटेन में से दे, बस हमें एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो डिविडेंड की दी जाए। कौन होते हैं? नंबर एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, वो इसलिए मतलब कि प्रेफर किया जाता है कि इस तरह के डिविडेंड से ना कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आती है, जिसको कहते हैं कि आपने रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आ रहा होता है आपके पास, यानी आपको रिटर्न मिल रहा होता है, डिविडेंड रेगुलर मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से मुराद है यकीन, कि आप लोग जो है ना इस बात पे यकीन रखते हो कि भाई मैंने अगर अभी जो मैंने किया है ना, इन्वेस्ट की हुई है ना, तो उसका मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड है। मैं पैसे लेना चाहता हूँ और मुझे आज की जो डिविडेंड है वो आज ही मिले। मैं सर्टेनिटी पे यकीन रखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आज मुझे ना दो, कंपनी वापस रख ले, कंपनी इन्वेस्ट करे, आने वाले 2 साल के बाद आपको इतना मिल जाएगा। मैं लालच नहीं करता। मैं फ्यूचर पे यकीन नहीं करता, अनसर्टेनिटी पे यकीन नहीं करता, रिस्क के ऊपर यकीन नहीं करता। इस तरह से रिस्क एलिमेंट रिड्यूस, जब आप अपना वक्त पे डिविडेंड लेते चले जाते हो तो आपका रिस्क जो है वो कम होता चला जाता है। तो ऐसे लोग जो है वो डिविडेंड को, स्टेबल डिविडेंड को प्रेफर करते हैं जो रिस्की नहीं होते। पीपल स्टार्ट रिलाइंग ऑन दी रिटर्न, अब पीपल जो है वो रिटर्न के ऊपर जो है वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद है जी इंफॉर्मेशनल कंटेंट, यानी इमेज ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जब एक कंपनी मतलब डिविडेंड देती है ना तो उसका एक अच्छा इमेज जो है ना वो मार्केट में जाता है, डिविडेंड शेयर होल्डर के दिल में अच्छे असरात पैदा होते हैं। बाहर वाले लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन जब उन शेयर होल्डर का होता है तो वो उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, हमें डिविडेंड दे रही है, इस तरह से। तो इमेज जो होता है ना प्रिवेल करता है स्टॉक मार्केट के अंदर, दैट वुड इंक्रीज द रेपुटेशन,
शेयर प्राइस इन लाइकली टू गो अप, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर चली जाती है, उस कंपनी की जो है वो फेम बढ़ जाती है, उसकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाती है। तो फिर अगर वो कंपनी जो इस तरह की रेपुटेशन में बढ़ेगी कि वो अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, तो फिर वो अगर अपने शेयर की प्राइस बढ़ा भी लेगी तो लोग इत्मीनान के साथ उनका शेयर खरीदेंगे। तो इस तरह शेयर प्राइस लाइकली गोज़ टू अप। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस। ये क्या है? ये डिविडेंड का दिया जाना जो है ना, वो जो है वो प्रेफरेंसेस होती हैं कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, बड़े बड़े बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसे दे रहे होते हैं, जिनसे आपने पैसा लिया होता है, उनकी उनकी भी ये प्रेफरेंसेस होती है कि आप लोग जो है उनको डिविडेंड जो है वो या इंटरेस्ट जो है वो उनकी अमाउंट दो। समझ आ रही है? बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उन्होंने इन्वेस्ट की होती है ना, तो वो भी ये चाह रही होती है कि हमें जो है वो रेगुलर जो है वो जो है वो आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड देना है। तो दो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं एक स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपको पता ही है। एक होता है जी डेट की सूरत में जो अमाउंट लगा लेते हैं बॉन्ड वगैरह की सूरत में, एक होते हैं शेयर की सूरत में। अब आगे जी इक्विटी शेयर और डिविडेंड डेट होता है ना। उसके बाद आगे जी वाई क्यों डिविडेंड आर पेड। अब डिविडेंड दिया क्यों जाता है, क्यों दिया जाता है, इसकी अहमियत क्या है? ये शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई डिविडेंड, डिविडेंड क्यों दिया जाता है? टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर, जो आपके शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, मुतमईन करने के लिए। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कुछ ऐसे बड़े बड़े इदारे होते हैं जिन्होंने ये पाबंदी लगाई होती है कि आप लोग ज़रूरी तौर पे डिविडेंड दोगे, आप डिविडेंड को रोक नहीं सकते अपने मफाद के लिए। इस तरह से कुछ रेगुलर अथॉरिटी होती हैं जिनकी मतलब कि ना रखी हुई शराइत के ऊपर उतरने के लिए आप लोगों को डिविडेंड देना पड़ता है। उसकी तीसरी जो है ना वजह, वो ये है कि आप डिविडेंड उस वक़्त देते हो जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी मौजूद नहीं होती। आपको पता है कि अगर मेरे पास ये प्रॉफ़िट आया है ना, तो इस प्रॉफ़िट को मेरे पास लगाने के लिए अब जगह ही नहीं है, फ़ालतू है ये पैसा। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने पास लगाऊँ, उससे कोई प्रॉफ़िट भी ना हो, वो सारा ज़ाया हो, तो उससे बेहतर है मैं डिविडेंड दे दूँ। तो ये बात है। क्योंकि अगर डिविडेंड रखोगे तो शेयर प्राइस जो है वो शेयर होल्डर की बढ़ती जाएगी, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, उसने तो अपना डिविडेंड लगा दिया ना। समझ आ रही है? तो इस तरह वो रखना भी, रिटेन अर्निंग को फजूल में रखना भी आप लोगों के लिए बर्डन बढ़ता चलता जाता है, क्योंकि शेयर प्राइस जो होती है ना डिविडेंड की, वो बढ़ती चली जाती है। अब वाई क्यों डिविडेंड आर नॉट पेड, अब ये पढ़ लेते हैं ज़रा कि कंपनी शुड डिक्लेयर द डिविडेंड्स व्हेन अ कंपनी डज नॉट हैव गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जब कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद ना हो तो उसको ये अमाउंट जो है वो डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर कर देनी चाहिए। अब वो कहता है वाई क्यों डिविडेंड आर नॉट पेड। दूसरी तरफ आगे के डिविडेंड क्यों नहीं दिया जाता, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मतलब मुख्तलिफ होंगी, इख्तलाफ कर रही होंगी। ठीक है? वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जब आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप ये अमाउंट जो डिविडेंड के तौर पे देने जा रहे हो वो ना दो और इसको कंपनी में रिटेन कर लो, लगा लो, वापस कंपनी का सरमाया बढ़ेगा, उससे प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न कर रही है कंपनी, तो उससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के साथ ज़्यादा होती है अपॉर्चुनिटी आपके पास, कि अगर वो मार्केट में लगाया जाएगा पैसा, उसकी निस्बत आप जो है कंपनी में ही अगर लगा लो तो उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इस चीज़ का नाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरे नंबर पे लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है कि रोज़मर्रा ऑपरेशंस के अंदर जो पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है, आप बिज़नेस कारोबार चला रहे हो, उसके अंदर जो आपने एक पैसा यूँ लगा लो कि जो पॉकेट मनी रखनी होती है ना कंपनी के अंदर, कंपनी की भी एक पॉकेट मनी होती है जिसके अंदर पैसे आप यूँ रखते हो कि उसमें से डेली जो पैसा आ जा रहा होता है, वो लिक्विडिटी कहलाता है। यानी इफ़ अगर कैश ही मौजूद नहीं है, आप सारा का सारा पे कर देते हो डिविडेंड के तौर पे, तो फिर भी आपके पास जो है वो जो है वो कोई ना कोई मसले पैदा हो सकते हैं। इस मसलों से बचने के लिए आप लोग जो है वो डिविडेंड नहीं पे करते ताकि लिक्विडिटी बहाल रहे। इसलिए वो कहता है अब तीसरे नंबर पे कंट्रोल में भी डाइल्यूटेड इफ फर्दर शेयर आर इशूड। अब अगर आप डिविडेंड देते हो तो उससे तो आपका जो है वो मतलब शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। अब डिविडेंड दे दिया आपने, अब कंपनी के अंदर पैसा दोबारा इन्वेस्ट करना है अगर, तो उसके लिए आप लोग अगर चाह रहे हो कि मेरी कंपनी ग्रो करे, एक तो ये आपके पास ऑप्शन था कि आप जो है वो डिविडेंड की जो अमाउंट आपने दी है ना वो ना देते और उसको रिटेन करके कंपनी में लगा लेते तो कंपनी ग्रो करती। ठीक है? और वो कंपनी का आपको प्रॉफिट होता रहता। लेकिन अब कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं सर फिरे जो कहते हैं हमें डिविडेंड दिया जाए, उनकी पॉलिसी होती है कि हम जो है वो रिस्क नहीं ले सकते, तो वो डिविडेंड ले लेते हैं। जब वो ले लेते हैं उनको दे दिया जाता है तो पीछे कंपनी के पास अब पैसे नहीं बचे। अब उस कंपनी के पास पैसे नहीं बचे, अब दूसरा अब ये ऑप्शन उसके पास मौजूद है कि वो मज़ीद आगे और नए शेयर इशू करके वहाँ से पैसा जो है वो इकट्ठा कर ले और फिर जो है वो कंपनी में लगाए, वो कंपनी और प्रॉफिट दे और इस तरह उनको डिविडेंड दिया जाए और यूँ जो है ये प्रोसेस पूरा चलता रहे। अब वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे आके कि अगर आप डिविडेंड दोगे तो आप लोगों के पास और शेयर इशू करना पड़ेंगे। तो ये सिंपल लफ्ज़ों में बात कह रहा है कि डिविडेंड इसलिए भी नहीं दिया जाता कि अगर हमने डिविडेंड दे दिया तो उससे हमारे और शेयर इशू करना पड़ेंगे और पैसा लाने के लिए, तो उसके वजह से फिर हमें ना कंट्रोल जो है ना
डाइल्यूशन से मुराद है कंट्रोल जो है ना मज़ीद जो शेयर हो जाएंगे उनके ऊपर कम हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कंट्रोल में भी डाइल्यूटेड इफ़, अगर यानी पतला हो जाएगा आपका कंट्रोल। अब किसके ऊपर भला, फर्दर अगर शेयर आप इशू करते हो तो कहते इफ़ अगर डिविडेंड आर पेड एंड गैप इज़ क्रिएटेड, अगर डिविडेंड पे कर दिया जाता है और गैप क्रिएट हो जाता है तो इससे रिडक्शन हो जाती है जैसा कि फंड वगैरह की। तो इस नीड को पूरा करने के लिए सोल्व को तो और शेयर इशू करने पड़ेंगे, जो कि उस गैप जो पैसा कम हुआ है उसको कमी को पूरा करने के लिए। इस तरह से नए शेयर का इशू किया जाना जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर जो पहले मौजूद है शेयर उनको अफेक्ट करता है। उसके बाद है बॉन्डिंग कोविनेंट। बॉन्डिंग कोविनेंट क्या होता है, इस वजह से भी आप जो है वो डिविडेंड जो है वो नहीं आप इशू करते कि रिक्वायरमेंट और एग्रीमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट और एग्रीमेंट हुई होती हैं किन की, कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम की जिनको आपने एज ए इंटरेस्ट देना है पैसा है। मिसाल के तौर पे कुछ बैंक से आपके मुआहदे हो चुके हैं कि आप लोगों ने ना उनको इतना इंटरेस्ट हर महीने देना है फॉर एग्जांपल, समझ आ रही है। तो आप लोग जो है वो डिविडेंड इसलिए भी बात नहीं पे करते कि वो वाली जो एग्रीमेंट हुआ पड़ा है ना मेरा बाइंडिंग कोवेनेंट वाला, वो वाला नहीं आप तोड़ सकते मुआहिदा एग्रीमेंट। लेकिन ये वाला जो डिविडेंड है ना ये आपके कंट्रोल में होती है, जब दो ना दो तो आप पे डिपेंड करते हैं, इसलिए भी डिविडेंड पे नहीं किया जाता। तो ये 5 जो है ना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डिविडेंड क्यों नहीं पे किया जाता और ऊपर था डिविडेंड पे क्यों किया जाता है। समझ आ रही है। अब हमारे पास आ गया जी टाइप ऑफ डिविडेंड। अब ये डिविडेंड्स थे ना उनकी टाइप कितनी तरह की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं, मरूजी आती हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। डिविडेंड की टाइप देखो, अगर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का डिक्लेयर किया जाना, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड की जो पेमेंट होती है आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो कहता है फर्स्ट कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड, पहले कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है एंड आफ्टर सम टाइम इट पेज, और उसके बाद फिर ये जो है वो पे कर दिया जाता है। अब एक तो होता है कैश डिविडेंड, द डिक्लेयर्ड डिविडेंड पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड आप कैश के तौर पे दे देते हो ना, हाथों में थमा देते हो पैसा, वो आपका कैश डिविडेंड हो गया। दूसरा है स्टॉक डिविडेंड या स्क्रिप डिविडेंड या बोनस डिविडेंड भी इसको कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहता है इट मे बी पेड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे आके वो कहता है कि जो कंपनी होती है ना, अपने शेयर यानी स्टॉक जो होता है ना, वो डिविडेंड देने की बजाय वो इशू कर देती है उनको उस पैसे की एवज। तो इस चीज़ का नाम जो है वो स्क्रिप डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड कहलाता है। अब ये जब इशू किए जाते हैं उससे क्या होगा, इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज बोनस डिविडेंड, इसको बोनस डिविडेंड भी कहा जाता है। नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये कैश की सूरत में तो नहीं होता। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, इससे आपके बाहर जो लोगों को इशू किए गए हैं ना शेयर, उनकी तादाद बढ़ जाती है, ज़ाहिर है बढ़ेगी ना। क्योंकि अब जो है ना एक बंदा था, मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे 5,000 रुपये डिविडेंड मिला था, 5,000 के एवज में हज़ार हज़ार के 5 बॉन्ड ले लेता हूँ। कंपनी मुझे स्टॉक शेयर कर देती है, तो पहले मेरे पास 5 शेयर थे, 5 और हो गए तो 10 हो गए ना मेरे पास। तो इस तरह जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर था उसकी तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका फार्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू बराबर होती है, यानी कि आपके शेयर होल्डर की इक्विटी, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बटे में आता है और ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है वो होता है शेयर होल्डर की इक्विटी। अब बटे वाली चीज़ जितनी बढ़ जाएगी ना, उतनी ही ऊपर वाली चीज़ के साथ जब डिवाइड होगी तो वो लेफ्ट वाली जो बराबर में अमाउंट यानी बी वी यानी बुक वैल्यू जो है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब बुक वैल्यू कम होगी तो पार वैल्यू भी कम होगी। तो इससे मुराद ये हुआ कि जब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ते हैं तो बुक वैल्यू कम होती है। सही हो गया। इट हैज़ अफेक्ट ऑन दी इक्विटी एंड बुक, और इस तरह जो है ये इक्विटी और बुक के ऊपर अफेक्ट करती है। वही बात बताइए भाई, बोथ कैश एंड स्क्रिप डिविडेंड, चाहे वो स्क्रिप डिविडेंड हो चाहे वो कैश डिविडेंड, दोनों का अफेक्ट होता है बुक वैल्यू पे और इक्विटी जो है ना उसके ऊपर। अब आगे जी एनुअल एंड इंटरम डिविडेंड भी होते हैं, वो भी आप लोगों को पता ही है, जो पहली स्लाइड में बता दिया था। अब कितने किस्म के हुए, 4 किस्म के उसने तो बताया ना, एक कैश डिविडेंड, एक स्क्रिप बोनस या फिर जो ऊपर वाला एक और नाम है वो, और एक एनुअल या इंटरम। अब आ गया कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड क्या कहता है, वो कहता है इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं इसको, कैश की सूरत में पैसा लिया जाए और लिक्विडिटी रिक्वायर होती है आपको, इसलिए आप कैश डिविडेंड जो है वो मतलब देते हो कि आपको जो है ना पैसा जो है वो पड़ा होता है तो ही आप दे पाओगे ना। जो कैश डिविडेंड है वो कब दिया जाएगा, जब आप के जो शेयर होल्डर है ना वो इन्वेस्टर जो प्रेफर करेंगे आपको पैसे की सूरत में पैसे दो भाई, उनकी प्रेफरेंसेस होती है। दूसरा जो आप उसी वक्त दे सकते हो कैश डिविडेंड, जब आपके पास लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी से मुराद ही पैसा है, यानी वो चीज़ वो पैसा जो आपके हाथ में है या उस तरह की चीज़ जिसको आप फ़ौरन अभी बेच के अभी पैसे ले आओगे, उस चीज़ का नाम लिक्विडिटी है। वो होगी तो आप कैश डिविडेंड दे पाओगे, ये भी बात है। दूसरा मे लीड टू बोरोइंग, अगर आपने अब ये कैश की सूरत में डिविडेंड देना है और वो ज़रूरी है देना,
बढ़ गया, तो ये आपको जो है वो मजबूर कर सकता है कि आप जो है वो उधार लो किसी से, ताकि आपके पास कैश आए। क्योंकि जब कैश डिविडेंड देना ही कैश की सूरत में है, तो अगर कैश नहीं है तो कैश तो लेकर आना पड़ेगा, तो वो आप बोरो करना पड़ेगी। बाज़ औक़ात ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आपको बोरो करना पड़ता है पैसे, कैश की सूरत में लिक्विडिटी पैदा होती है, फिर जाके आप जो इन्वेस्टर को कैश दे रहे होते हो। उसके बाद वो कहता है रिड्यूस मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। जब आप कैश के तौर पे जो है वो डिविडेंड दे देते हो, तो उससे फिर आपके जो स्टॉक होती है ना, उसकी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ज़ाहिर है, जब आप अपने स्टॉक्स जो है उनकी प्राइस कम करोगे, तो ही बाहर वाले बंदों ने आके आपका स्टॉक खरीदना है ना। आप एक लालच के तौर पे उसकी प्राइस जो है वो कम कम हो जाएगी आपके स्टॉक की, ठीक है, वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आपने डिविडेंड के तौर पे दे दिया कैश तो सारे का सारा। अब वो पैसा जो है ना, उसको लिक्विडिटी जो है वो आपको चाहिए कंपनी के लिए, तो ये लिक्विडिटी चाहने के लिए आपकी मार्केट प्राइस जो है वो स्टॉक की कम हो जाएगी, फिर उसको लोग खरीदेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है जी आपका स्टॉक डिविडेंड या बोनस डिविडेंड या शेयर जो है ना वो, मतलब पेमेंट ऑफ कंपनी शेयर है डिविडेंड। अब वो कहता है कि कंपनी का शेयर की सूरत में अपना डिविडेंड पे किया जाना या करना स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर कहलाता है। इंक्रीज द इशूड कैपिटल, जो इशू किया हुआ कैपिटल होता है ना, उस वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो, देखो पहले आपका जो 5 डिविडेंड जो था ना, शेयर आपने इशू किए हुए थे, अब आप 20 कर देते हो, तो उससे आपकी जो जो आपकी इशू कैपिटल है ना, आपका जो सरमाया इशू किया होगा, दरअसल आपके शेयर जो है वो आपका सरमाया है। तो वो जो शेयर आपने इशू किए हुए हैं वो आपका सरमाया है, तो वो जितने तादाद में ज़्यादा होंगे, उतना ही आपका कैपिटल जो है ना, सरमाया जो है वो बढ़ जाएगा, पैसे ज़्यादा आपको आएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा लोग जो है वो शेयर जब खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो वेन जब कैश डिविडेंड इज़ पेड, जब कैश डिविडेंड पे किया जाता है, इट इज़ पेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट जो होता है उसमें से दिया जाता है। इक्विटी रिड्यूस कर देती है, नंबर ऑफ चेंज नो चेंज इन कैपिटल, इक्विटी रिड्यूस हो जाती है आपकी, ठीक है। अब देखो, जब आप जो है वो शेयर बढ़ा दोगे ना, शेयर बढ़ा दोगे, तो उससे आपकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है ना वो कम हो जाएगी, जिससे आपकी बुक वैल्यू भी कम हो जाएगी। समझ आ रही है? तो वो कहते हैं कैपिटल जो है ना आपका, उसके अंदर तब्दीली नहीं आती, नो चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन इशू किए हुए कैपिटल जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। समझ आ रही है? वो कहता है जी, वो कह रहा है कि अगर आप जो है वो कैश को अपने रिटेन अर्निंग में से पे कर देते हो ना, तो फिर आपका कैपिटल कोई तब्दील नहीं होगा, ठीक है। आपका डिविडेंड भी दे दिया जाएगा, और रिटेन अर्निंग जो थी ना आपकी कंपनी की, उसमें से यानी अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट में से आप डिविडेंड दे रहे हो। आपने बाहर से भी कोई चीज़ नहीं ली, ना ही कोई नए शेयर जो है वो इशू किए, तो इस सूरत के अंदर आपका कैपिटल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप शेयर इशू करके डिविडेंड दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे लेकिन शेयर इशू करके डिविडेंड दे रहे हो, तो फिर शेयर की तादाद बढ़ेगी, तो उससे आपका कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। व्हेन बॉन्ड्स शेयर आर इशूड, जब बोनस की सूरत में शेयर इशू किए जाते हैं ना, वो डिडक्ट होते हैं फ्राम दी रिटेन अर्निंग में से एंड एडेड इन दी शेयर कैपिटल, इस तरह से फिर वो शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। परसेंटेज होल्डिंग डज नॉट चेंज। वो कहता है इफ़ अगर बोनस शेयर आर सोल्ड, अगर बोनस शेयर सोल्ड कर दिए जाए, देन इट गेट अफेक्टेड, तो इसका असर पड़ेगा। अब देखो ना, वो कहते हैं परसेंटेज होल्डिंग डज नॉट चेंज से क्या मुराद है? एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे के पास 5 शेयर है, ठीक है। तो वो शेयर जो है ना वो 5 ही हैं उसके पास, ठीक है। अगर उसकी अमाउंट कंपनी बढ़ा देती है ना, 10 कर देती है, तो 5 की बजाय अब उसका जो 10 हो गया वो तो ठीक है, उसके शेयर की तादाद तो बढ़ गई है, लेकिन परसेंटेज होल्डिंग जो है ना वो सेम रहेगी। इससे मुराद ये है कि एक शेयर के ऊपर अगर वो 10% ले रहा था, तो बाकी शेयरों के ऊपर भी अभी भी 10 ही रहेगा। समझ आ रही है? नो कैश आउटले, इससे कोई पैसे का बाहर फ्लो नहीं होता, पैसा ज़ाया बाहर नहीं जाता आपका। सही है? आप शेयर के तौर पे डिविडेंड दे देते हो, लेकिन पैसे की सूरत में नहीं देते, तो नो कैश आउटले, उससे पैसा बाहर नहीं गया। तो मार्केट प्राइस गोज़ डाउन, जब इस तरह से आप करोगे यानी शेयर इशू करोगे बहुत ज़्यादा, तो उससे आपकी मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। तो आवर शेयर होल्डर जो इक्विटी होती है ना, विच वी डिवाइड करते हैं विद नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर टू गेट बीवी, तो बीवी का फार्मूला बता रहा है वो, कि जो ये बराबर होता है शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, बराबर होता है बीवी यानी बुक वैल्यू के। तो इस तरह से वो कहता है नो चेंज इन इक्विटी वैल्यू फ्रॉम दिस, तो इस तरह से जो है वो इसकी उसके अंदर तब्दीली नहीं आती। बोनस शेयर जो होते हैं ना, बट नो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सो बुक वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाती है। यानी इक्विटी शेयर जो है ना, इक्विटी शेयर होल्डर की, वो तब्दील नहीं होती, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर तब्दील होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो उससे आपकी बुक वैल्यू तब्दील हो जाती है। समझ आ रही है? यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आउटस्टैंडिंग जो आपके शेयर है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर की तादाद वो बढ़ेगी तो बुक वैल्यू कम होगी, अगर आपकी ये कम होगी तो वो बुक वैल्यू बढ़ जाएगी।
अब है जी स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट क्या है। स्टॉक स्प्लिट क्या कहता है, स्प्लिट जो है ना उससे मुराद ये है कि एक शेयर को ना के मोर नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं ना उनको डिवाइड कर दो, दी शेयर टू फॉर वन, यानी दो एक के लिए, यानी एक शेयर को दो टुकड़ों में तब्दील करने का नाम जो है वो स्टॉक को स्प्लिट कर देना, तोड़ देने का नाम है। शेयर इट सेल्फ इज़ अ पोर्शन ऑफ अ कैपिटल। एक शेयर जो होता है वो आपके टोटल सरमाए का एक हिस्सा होता है, बुक वैल्यू जिससे रिड्यूस हो जाती है। तो जब ज़ाहिर है जब आप तोड़ोगे ना एक शेयर जो है उसके दो टुकड़े कर दोगे तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ते जाएंगे, जब वो बढ़ेंगे तो बुक वैल्यू कम होगी। समझा रही है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो कहता है पार वैल्यू जो है ना वो भी कम हो जाएगी। दोनों चीज़ याद रखनी है, बुक वैल्यू और पार वैल्यू एक ही चीज़ का नाम है। बुक वैल्यू कम होगी तो पार वैल्यू भी कम हो जाएगी। और ये कब कम होगी, जब आपके बायर शेयर की तादाद बढ़ जाएगी। वो कब बढ़ेगी, जब एक शेयर को आप दो शेयर की सूरत में तोड़ दोगे। अब वो कहता है कि बट लेकिन डज नॉट प्रोपोर्शनली, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं होती पार वैल्यू के अंदर कि जितनी बुक वैल्यू में हो रही होती है। ठीक है, यानी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता वो। ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं तब्दीली होती, थोड़ी बहुत होती है, डिफरेंस होता है। ये नहीं है कि वो भी पाँच पाँच गुना, अगर आपकी बुक वैल्यू बढ़ी है तो 5 गुना ही पार वैल्यू पक्की बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये 2 गुना बढ़े, तो इस तरह प्रोपोर्शनल तब्दीली नहीं होती। अब ये जब स्प्लिट करते हो आप लोग तो इससे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाते हैं। ज़ाहिर है, जब आप एक शेयर को दो में तकसीम कर दोगे तो 10 शेयर 20 में तब्दील हो जाएंगे, तो और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाएंगे। स्प्लिट का मतलब तोड़ देना होता है। अब मार्केट इट कन्वीनियंस फॉर इन्वेस्टर, शेयर कैपिटल अमाउंट डज नॉट चेंज। लेकिन इससे जो आपका शेयर कैपिटल होता है ना वो तब्दील नहीं होता। सिर्फ आपने स्प्लिट किया है, ठीक है, लेकिन उससे आपके शेयर का जो कैपिटल होता है ना, टोटल सरमाया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। समझ आ रही है, तो ये बात है। उसके बाद वो कहता है रिवर्स स्प्लिट क्या है, ये उसको उल्टा है। यानी कि एक शेयर, दो शेयर को मिला के एक बना दो। अब जब ये कंबाइन करोगे आप शेयर को तो उससे पार वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जब पार वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसका मतलब बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। जब बुक वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाएंगे। पहले 20 थे तो आप दो को एक में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 20 को 10 में कर लोगे तो तादाद कम होगी। जब तादाद कम होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम होने से आपकी बुक वैल्यू बढ़ जाती है। तो हाई पार वैल्यू रिक्वायर होगी, मोर इन्वेस्टमेंट। अब ज़्यादा अगर पार वैल्यू आपने हो गई आपकी तो उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो लो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो होती है ना, पैनी शेयर भी कहलाते हैं। यानी लो मार्केट वाले जो शेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैनी शेयर कहते हैं। अब रिस्क एलिमेंट जो होता है ना इज़ मोर इन पैनी। अब जब आपकी जो वैल्यू जो है वो बढ़ गई है तो उसके अंदर रिस्क भी बढ़ जाता है फिर। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट अगर आप ज़्यादा अमाउंट की करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट तो बेशक ही ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन वहाँ पे रिस्क का एलिमेंट जो है वो भी मोर हो जाएगा। मतलब शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज, दोनों के अंदर शेयर तब्दील नहीं होता, सिर्फ उनकी तादाद तब्दील हो रही है बस। अब बुक वैल्यू जो होती है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी, बट लेकिन नॉट प्रोपोर्शनली, लेकिन वो पार वैल्यू के कोई प्रोपोर्शनली तब्दीली नहीं होती। ये पता होना चाहिए। बुक वैल्यू किसके बराबर होती है, फार्मूला शेयर होल्डर इक्विटी बटा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। बटे के अंदर जो चीज़ है वो कम होगी तो बुक वैल्यू बढ़ेगी, बुक वैल्यू बढ़ेगी तो पार वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन दोनों के अंदर जब इन चीज़ों के कम या ज़्यादा होने से आपका कैपिटल तब्दील नहीं होता, ये याद रखना है बस। स्टॉक, अब रीपरचेज से क्या मुराद है। एक इस्तेलाह आप इस्तेमाल करते हो स्टॉक के बारे में कि स्टॉक की रीपरचेज की जाना। कोई कंपनी अपने स्टॉक को जो है वो ख़रीद लेती है तो उसको कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक। स्टॉक क्यों आप जो है वो ख़रीदते हो, उससे पहले एक सलाह जो है वो ये भी है कि स्टॉक की रिडप्शन जो है वो क्या कहलाती है। रिडप्शन मीन टेकिंग बैक, यानी वापस ले लेना। कंपनी का अपने इशू किए हुए शेयर को ना वापस ख़रीद लेना करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, स्टॉक की रिडप्शन कहलाती है। इससे मुराद स्टॉक को ख़त्म कर देना नहीं है, एंड कर देना नहीं है। समझ आ रही है, याद रखना, सिर्फ खरीद के रख लेना है। अब वो कहता है कॉमन जो स्टॉक होता है ना वो कैन नॉट बी रिडीम। अब जो कॉमन स्टॉक होता है वो तो हमेशा हमेशा के लिए, लामहदूद ज़िंदगी के लिए जो है ना, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो जो इशू किया जाता है, इसलिए उसको आप रिडीम नहीं कर सकते। याद रखना, मरूज भी आ रही है, शॉर्ट भी आ रहा है। दे आर इशूड फॉर एवर, हमेशा के लिए इशू किए जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज, क्योंकि ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, क्योंकि इसके अंदर ये तस्वर किया जाता है कंपनी हमेशा चलती रहेगी। अब बॉन्ड जो होते हैं ना उनको रिडीम किया जा सकता है, ठीक है, उनको खरीद के रख सकते हो आप। और जो प्रीफर्ड स्टॉक होता है उसको भी रिडीम किया जा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर फिक्स डिविडेंड देना होता है आपने। अब ट्रेजरी स्टॉक से क्या मुराद है, मतलब परचेज ऑफ कंपनीज ओन स्टॉक, कंपनी के अपने ही स्टॉक का खरीद लेना ट्रेजरी स्टॉक कहलाता है। दिस इज़ नॉट कैंसिलेशन या रिडप्शन, इससे मुराद कैंसिलेशन या रिडीम करना नहीं है। समझा रही है, ऑफ शेयर को, दे रिमेन एज आउटस्टैंडिंग शेयर, वो आउटस्टैंडिंग शेयर की तादाद उनकी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, बस रख लेते हैं। और रिडीम से क्या मुराद था कि ख़त्म कर देना, बंद कर देना, ठीक है, एंड कर देना। और ट्रेजरी स्टॉक से मुराद खरीद लेना, सिर्फ एंड नहीं किया जाता, रिडीम नहीं करना सिर्फ, और ना ही कैंसिल करना इसका नाम है। ये सिर्फ खरीद के रख लेना है, जिससे आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं ना उनकी तादाद जो है वो सेम रहेगी, वो कम नहीं होगी। अब वो कहता है कि इशू, अब वो कहता है कि
इशूड कैपिटल डज नॉट डिक्रीज। अब जब ये आप ट्रेजरी स्टॉक खरीदोगे ना वापस, तो इससे आपका जो मतलब कैपिटल होता है ना, वो इशू किया हुआ वो चीज़ तब्दील नहीं होता, वो कम नहीं होता। आउटस्टैंडिंग शेयर डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग जो शेयर है ना वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है आपका। समझ आ रही है? यानी कि अगर पहले 10 से ना आउटस्टैंडिंग शेयर, अब कंपनी ने 10 खरीद के रख लिए, उसमें से 5, तो 5 हो गए, अब आउटस्टैंडिंग शेयर की तादाद कम हो गई है। जब तादाद कम होगी तो बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? आउटस्टैंडिंग शेयर की तादाद कम होने से बुक वैल्यू बढ़ती है। तो रिड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, इस तरह जब तादाद कम डिवाइड हो रही होगी ना आपकी शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ दी जो शेयर होल्डर इक्विटी है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज़ाहिर है जब एक बंदे के पास पहले 5 थे, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर की तादाद, अब वो रिड्यूस कंपनी ने करके ख़रीद लिया कुछ उसमें से, तो फिर कम हो जाएगा ना। तो वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो कम हो जाएगी। होता है बिकॉज क्योंकि ट्रेजरी स्टॉक जो होता है इज है डिडक्टेड फ्रॉम द इक्विटी, इक्विटी से में से ही डिडक्ट किया जाता है। जो आपकी इक्विटी होती है ना, जो कॉमन शेयर होते हैं उसी में से खरीद के आप रख लेते हो, तो वो कम हो जाते हैं इस तरह से ना, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी। अब वाई क्यों ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक किया क्यों जाता है, क्यों खरीदती है कंपनी? देखो ना, इंक्रीज द रिटर्न ऑफ द रिमेनिंग शेयर होल्डर। अब जो शेयर होल्डर है ना, अब अगर आप कंपनी ने खरीद के रख लिए हैं, ठीक है, कुछ शेयर को, अब बाहर वाले जो शेयर होल्डर है ना, उनको पहले अगर 10 रुपये मिल रहे थे ना, अब 20 मिलेंगे, क्योंकि वो जो बंदों के जिनके खरीद लिए उनको तो नहीं मिलने वाला डिविडेंड। तो इस तरह से इंक्रीज हो जाती है रिटर्न ऑफ दी, रिमेनिंग शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ जाता है। अब वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड व्हेन दी देयर आर नॉट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना फंड की, वो होती है व्हेन जब देयर आर नॉट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास पैसे को लगाने के लिए रिटेन अर्निंग में से ऑप्शन ना मौजूद हो कि वो कंपनी कहाँ पैसा लगाएगी, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी स्टॉक को ना क्यों ना खरीद के रख ले, ताकि डिविडेंड जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को या वो दे सके। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, फंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना वो आप जो है वो करते हो व्हेन जब देयर आर नो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, तो मे हैव अ पॉजिटिव साइन इफेक्ट। तो इस तरह जब आप वो खरीद लेते हो ना अपने स्टॉक्स को और अच्छा डिविडेंड दे रहे होते हो, तो इससे ये होता है कि एक तो वो पैसे जो आपने पड़े थे आपके पास, जिसके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं थी कहीं पे लगाने की, वो इस्तेमाल में भी आ जाते हैं, और फिर जो है वो कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर होते हैं उनको आप डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हो, जिससे पॉजिटिव सिग्नल इफेक्ट जाता है। उसके बाद आ गया जी ये रिटेंशन और प्लो बैक क्या है। रिटेंशन से मुराद वो अमाउंट है जो आपने अपनी कंपनी में प्रॉफिट के तौर पे रख के उसको लगा लिया है। प्लो बैक से वो मुराद है जो यही रिटेंशन को ही कहा जाता है। तो रिटेंशन क्या है, वो कहता है पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो आपने डिवाइड नहीं किया, किसके तौर पे, डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, डिविडेंड के तौर पे। तो प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, प्रॉफिट जो होता है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है। द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी विल बी मैक्सिमाइज। तो इस तरह से जब आप ज़्यादा अमाउंट को रिटेन करोगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा, तो ज़्यादा जो शेयर होल्डर है ना उनका रिटर्न मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, बाय रिटेनिंग, यानी जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो आपको उतना ही रिटेन भी करना पड़ेगा फिर। समझ आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटिंग से मुराद है डिविडेंड दिया जाना, और रिटेनिंग से मुराद है पैसे को वापस अपने उसके अंदर मतलब कंपनी में लगा लेना, प्रॉफिट जो होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब अगर होती है ना आपके पास, तो उस वक्त आप पैसे को रिटेन करते हो, आप डिविडेंड नहीं देते, उस वक्त आप पैसे को लगा रहे होते हो, तो ये बात भी है। उसके बाद आगे रिटेंशन रेशो, वो कहता है प्रॉफिट जो होता है रिटेन कर लिया जाना टू प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रॉफिट को ही रिटेन कर लेते हो आप। तो रिटेंशन जो होती है ना पर शेयर टू अर्निंग पर शेयर, यानी ये रिटेंशन जो है ना वो पर शेयर के ऊपर पर शेयर अर्न करने का नाम है। अब 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी 100 में से जितना आप लोगों ने डिविडेंड पे आउट दे दिया है ना अपने शेयर होल्डर को रिटर्न, उसमें से जो अमाउंट बच गई है वो आपकी रिटेंशन रेशियो कहलाती है। फार्मूला क्या है, 1 माइनस DPO, और DPO किसके बराबर होता है, DPS बटा EPS। तो इसकी एक और इक्वेशन ये भी बन सकती है 1 माइनस DPS बटा EPS, वो जो हमने पहले पढ़ी है ऊपर वाले टॉपिक में। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है, वाई क्यों इन्वेस्ट, इन्वेस्ट क्यों किया जाए, टू अर्न प्रॉफिट। भाई लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, समझ आ रही है ना। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना। उसके बाद प्रेफरेंस इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ये इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि आपका मकसद ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना होता है। तीसरा पॉइंट है कंपनी शुड मेक प्रूडेंट डिसीजन फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न टू शेयर होल्डर। कंपनी को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिनके थ्रू आप जो है वो शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी रिटर्न जो है वो बढ़ा सकें आप लोग। सही है, इसलिए भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, वो कहता है वेन जब कंपनी
इनिशिएट इट सी एन इन्वेस्टमेंट। जब वो इनिशिएट होती है ना, वो एक वो इन्वेस्टमेंट देखती है कि मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करने के पैसे हैं या नहीं है। तो दैट इज़ वाई, इसी वजह से जो इनिशिएट होता है ना, वो उस जगह पे टेक प्लेस लेता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने की जगह है या नहीं है। तो ये चीज़ है। हाउ मच शेयर होल्डर को आप दोगे ये, इफ़ अगर प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड के तौर पे देना है तो कितना दोगे, इस चीज़ का क्या मतलब जवाब है जी। डज द कंपनी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट द प्रॉफिट एट अ हायर रेट। क्या कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि वो हाई रेट के ऊपर उसके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है प्रॉफिट को जो है वो देने की। तो इस चीज़ का क्या नाम है, वो कहता है अगर देखो ये जो दोनों सवालों का जवाब वो यूँ कह रहा है कि एक एक्सेसिव रिटर्न के नाम से एक टर्म आप लोगे यहाँ पे, कि अगर मार्केट उसको 14% दे रही है, यानी कि 20 में से ना 14% जो है ना, 14 रुपये जो है ना वो देगी, कि अगर बंदे को डिविडेंड दे दिया जाए तो वो बंदा अगर कंपनी में जाके खुद कहीं इन्वेस्ट करता है तो वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 रुपये जो है ना 20 में से अर्न कर सकता है। सही है, प्रॉफिट के तौर पे। अगर वो कंपनी के ही अंदर दोबारा से रिटेन करवा देता है और वो कहता है मैं डिविडेंड नहीं लेता, कंपनी के अंदर अच्छा मौका मौजूद है इन्वेस्टमेंट का, तो अगर कंपनी उसको अपने ही अंदर रिटेन कर लेती है तो वो उसको 19 रुपये जो है वो प्रॉफिट देने के लिए तैयार है, या वो दे सकती है, उसके पास मौका मौजूद है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, फिर उसको लेना नहीं चाहिए बल्कि रिटेन कर देना चाहिए। तो इस तरह से वो कह रहा है कि डिविडेंड इस मौके पे नहीं लेना चाहिए, फिर उसको चाहिए कि कंपनी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है ना वही उसके लिए बेनिफिशियरी है। तो वो कहता है कि दैट मीन कि दैट द कंपनी इफ़ अगर री इन्वेस्ट कर लेती है प्रॉफिट को तो विल बी एबल टू अर्न, वो 5% अर्न करने के काबिल होगी, मोर देन व्हाट द शेयर होल्डर वुड गेट, जो शेयर होल्डर हासिल कर गई। इफ़ अगर दे टेक इट एज डिविडेंड, अगर वो इसको डिविडेंड के तौर पे ले लेते हैं तो प्रॉफिट जो है ना वो री इन्वेस्ट जो है वो नहीं हो पाएगा, इस तरह से वो जो है वो जनरली अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। सही है। तो वो यही प्रेफर करते हैं फिर कि जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना वो बेहतर है, तो इसलिए कंपनी रिटेन कर ले। अगर वो हमें 19% दे सकती है, बजाय इसके कि हम वहाँ से पैसे निकाल के डिविडेंड के तौर पे बाहर कंपनी में इन्वेस्ट करें और वहाँ पे सिर्फ हमें 14% मिले। अब है कंसिडरेशन फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के लिए कंसिडरेशन क्या है जी। मतलब डिविडेंड की कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहला होता है इन्वेस्टर प्रीफरेंसेज, कि भाई डिविडेंड क्यों दिया जाना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले तो इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो प्रेफरेंस करते हैं कि हमें डिविडेंड चाहिए। पहले तो देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर है ना वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, भाई डिविडेंड उनको चाहिए या नहीं चाहिए, क्या नज़रिया रखते हैं, ये बात है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या आपके पास अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो क्या आपके पास उस पैसे को लगाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं, ये बात है। तीसरी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, क्या आप अगर उस पैसे को रख लेते हो डिविडेंड नहीं देते हो, क्या आप अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को यकीनी बनाते हो। यानी करंट प्रॉफिट जो है ना इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। कंपनी कैन पे डिविडेंड फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो पहले वाले जो प्रॉफिट उसने इकट्ठे किए हुए हैं ना उसमें से भी दे सकती है डिविडेंड। सही है, प्रॉफिट में से। तो विच इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुड साइन, तो इस तरह जो है ना वो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। बट लेकिन देयर हैज़ टू बी अ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट होना ज़रूरी है फॉर पेमेंट देने के लिए, आइदर करंट से हो या कम्युलेटेड से हो। प्रॉफिट तो बहरहाल देना ही है, इसलिए कंसिडर किया जाता है डिविडेंड को कि प्रॉफिट का अवेलेबल होना डिविडेंड की शर्त को पूरा करने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा होना आपके डिविडेंड को देने या ना देने पे असर डालेगा। इन्वेस्टर अगर प्रेफ़रेंस कर रहा है कि डिविडेंड चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स, यानी टैक्स जो है ना डबल टैक्सेशन पड़ती है आपको अगर आप डिविडेंड नहीं देते। मतलब कंपनी को पे कर देना चाहिए टैक्स, देन फिर इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर होता है ना कंपनी के अंदर, उसकी सूरत के अंदर पे करेगा टैक्स। देखो, जब कंपनी ने अर्न किया ना प्रॉफिट, तो उसके ऊपर एक तो कंपनी ने अगर वो डिविडेंड ना दिया तो उसके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, अब टोटल डिविडेंड भी उसने रखा हुआ है, रिटेन भी, मतलब जो अर्निंग प्रॉफिट हुई है टोटल वो पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जो उसने टैक्स देना है वो देना 10,000। अब अगर कंपनी का जो डिविडेंड उसने रखा हुआ वो था 50,000, अगर वो 50,000 उसको दे देता बंदे, भाई जाओ डिविडेंड में तकसीम करूँ, अब मेरे पास जो 50,000 रह गया, अब उस 50,000 के ऊपर में से मुझे 5,000 रुपये डिविडेंड वो देना पड़ेगा इन टैक्स। तो इस तरह वो डबल टैक्स खाने की बजाय वो करता है कि डिविडेंड दे देता है, इससे वो जो है ना इंडिविजुअल बंदा जो डिविडेंड लेके गया है वो एज ए इनकम वो पैसा ले रहा है वहाँ से, ठीक है, कंपनी में से, तो वो अपनी उस इनकम यानी डिविडेंड के ऊपर अलहदा से टैक्स देगा जो उसके ऊपर पड़ेगा कॉस्ट, ठीक है। और जो कंपनी होगी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर पड़ेगा जो डिविडेंड निकालने के बाद होगी। तो ये डबल टैक्सेशन अगर पड़ती है ना कंपनी को, तो उस सूरत में भी वो कंपनी चाहती है कि मैं डिविडेंड दे दूँ। अब है जी फाइनेंशियल कॉस्टिंग। फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या होती है, वो कहते हैं इफ देयर इज़ नो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं है एंड यू पे डिविडेंड, और अगर आपने डिविडेंड देना है फ्रॉम बोरविंग उधार लेके, देन फिर इन दी नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, प्रॉफिट कम हो जाएगा ड्यू टू फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। अब जाहिर है एक तो उस वक्त साल भी डिविडेंड दोगे आप लोग,
एक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दोगे फिर आप लोग, ठीक है। उसके बाद है रेगुलर रिक्वायरमेंट, डिविडेंड देना एक रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद लिक्विडिटी, कि दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू द कैश डिविडेंड। अब ये कैश डिविडेंड की सूरत में आपको पैसे भी चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से आप ये तसव्वुर करते हो कि मैं जो है वो डिविडेंड जो है वो इतना ना ज़्यादा ना दूँ कि सारा का सारा ही पैसा दे दूँ, मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट लिक्विडिटी के तौर पे भी रखनी होती है। तो ये पॉइंट सारे पता होने चाहिए जो कि डिविडेंड से रिलेट करते हैं, डिविडेंड से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद आ गया रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का रेलेवेंस होने से क्या मुराद है कि ऐसी थ्योरी जो ये कहती थी कि डिविडेंड देना जो है उसका असर पड़ता है, रेलेवेंस थी डिविडेंड की, यानी डिविडेंड को सपोर्ट करती थी। यानी ये कह लो कि डिविडेंड के जो बंदे थे ना, जो हमने कहा है कि वो इन्वेस्टर की प्रीफरेंसेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो डिविडेंड लेता है नहीं लेता, इस चीज़ का नाम जो है वो आपका रेलेवेंस जो है वो डिविडेंड कहलाता है। और वो बंदे रिक्वायर कर रहे होते हैं कि हमें डिविडेंड दिया जाए। अब उसके अंदर ना दो तरह की मतलब की थ्योरी थी, एक थी वाल्टर की और एक थी जॉर्डन की। वाल्टर ने 3 पॉइंट के ऊपर अपनी थ्योरी बयान की और जॉर्डन ने कहा कि इन्वेस्टर जो होता है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो रिस्क एवर्सर होता है और वो कहता है कि मुझे ना आज का डेट ही आज ही मुझे डिविडेंड दो। मैं ये नहीं कहता कि मैं टू इन द बुश वाला वो जो है ना मुहावरा के झाड़ी में बैठे हुआ दो जो परिंदे हैं वो आपके हाथ में मौजूद एक परिंदे से बेहतर नहीं है, ठीक है। कि वन इन हैंड मतलब वर्थ टू इन दी बुश, ये वाला सीन जो है ना वो वाला वो कहता है कि इसने दिया था जॉर्डन ने। और जो ये था दूसरा वाल्टर, उसने ये कहा था कि आपकी जो ये आप उस वक्त डिविडेंड रखोगे और उस वक्त नहीं रखोगे। उसने कुछ 3 शर्तें रखी थी कि अगर तो आपकी कंपनी अच्छी खासी अर्निंग कर रही है तो फिर आप कोई भी डिविडेंड ना दो, सारी अमाउंट को रिटेन करके कंपनी में लगा लो। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, लेस है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, यानी कि जो रिटर्न आपने देना है ना उससे आपने जो अर्न कर रहे हो वो कम है, तो इससे बेहतर है कि आप कंपनी को अंदर दोबारा से लगाओ और उससे आपको फिर प्रॉफिट ना हो तो आप क्या करो, सारे का सारा डिविडेंड के तौर पे दे दो, ठीक है। रिटेन ना करो कुछ भी, वो जाने उनका काम जाने, शेयर होल्डर का वो जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करें, उनको डिविडेंड दे दो फिर आप लोग। तीसरी शर्त ये बताई थी वाल्टर ने कि आपने अगर आप जितना कमा रहे हो, ठीक है, वो और जो कंपनी ने डिविडेंड देना वो सेम है यानी कॉस्ट, तो उसके ऊपर आपने कहा कि एक फेयर जो है ना वो डिसीजन लेते हो कि अगर आप लोग ना कमा रहे हो ज़्यादा, ना प्रॉफिट है ना अर्निंग है, फिर आप पे डिपेंड करता है चाहे वो दे दो या ना दो। तो ये तीनों चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो रेलेवेंस थ्योरी के अंदर दरअसल दो ही बंदे थे जिन्होंने थ्योरी बयान की, एक था जॉर्डन एक था वाल्टर। अब प्रेफर्ड ऑफ कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड को क्यों प्रेफर किया जाता है रेलेवेंस थ्योरी के अंदर, जो है वो कह रहा है कि रेलेवेंस थ्योरी हमें बताती है कि डिविडेंड देना ज़रूरी है भाई, डिविडेंड दो, वो चाहते हैं इन्वेस्टर के डिविडेंड दिया जाए। तो वो क्यों मतलब कि चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें कैश की सूरत में डिविडेंड चाहिए, इसलिए वो प्रेफरेंस करते हैं कि डिविडेंड दो। बर्ड इन हैंड कंसेप्ट, कि बर्ड इन हैंड वाला कंसेप्ट वो देखते हैं कि भाई आज वाली जो चीज़ मिल रही है ना वो बेहतर है कल वाली दो चीज़ों से। दूसरा वो कहते हैं कि व्हाट वी हैव टुडे इज़ इन आवर हैंड, जो आज हम रख रहे हैं भाई वो इज़ मच बेटर है वो देन दैट व्हाट इज विल बी इन द फ्यूचर, कि जो आने वाले वक्त में होगा उससे आज वाला बेहतर है। उसके बाद रेगुलर इनकम, यानी कि रेगुलर इनकम जो है ना वो चाहते हैं आपके इन्वेस्टर डिविडेंड शेयर होल्डर, इसलिए वो कहते हैं कि जो डिविडेंड होता है ना वो रेलेवेंस होता है, वो देना ज़रूरी होता है। तो कैश डिविडेंड इज़ रेलेवेंट होता है बिकॉज क्योंकि रेगुलर इनकम चाहिए होती है शेयर होल्डर को, इसलिए वो कहते हैं कि हमें शेयर होल्डर जो कहते हैं कि हमें दो हमारा डिविडेंड। उसके बाद वो कहते हैं कि टैक्स कंसिडरेशन, कि टैक्स की कंसिडरेशन की वजह से भी इट आल्सो मेक डिविडेंड के रेलिवेंट, के डिविडेंड को ये चीज़ भी रेलिवेंट बना देती है कि अगर टैक्स जो है वो आर इम्पोज्ड इन अ वे, इस तरह से इम्पोज कर दी जाए कि इट इज़ प्रॉफिटेबल टू गिव डिविडेंड, डिविडेंड देना प्रॉफिटेबल हो, तो फिर आप लोग टैक्स जो है वो खाने की बजाय डिविडेंड दे दो भाई, उस वक्त भी आप डिविडेंड दे देते हो, इसलिए भी रेलिवेंट होता है डिविडेंड का दिया जाना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद फाइनेंशियल सिग्नलिंग, कि कंपनी का जो है वो डिविडेंड देना एक अच्छा सिग्नल पॉजिटिव बाहर जाता है मार्केट के अंदर, उसके जो है वो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, शेयर की तारीफ़ करते हैं उनकी कंपनी के बाहर जाके जो डिविडेंड वाले बंदे होते हैं, इसलिए भी शेयर जो है देना डिविडेंड जो है वो रेलेवेंट होता है। अब वो कहते हैं ब्लू चिप कंपनी, यानी कि ब्लू चिप कंपनी से मुराद एक गुड कंपनी होती है, इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, हैज़ लो रिस्क, जिनका रिस्क रो होता है और उनकी जो दिवालिया होने के चांसेस कम होते हैं और वो पे रेगुलर कर रही होती हैं डिविडेंड, ठीक है। इस तरह की जो ब्लू चिप कंपनी होती है ना, उनके वो चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिव इमेज जाए बाहर। एक कंपनी के लिए टू बिकम ब्लू चिप बन जाना, कंपनी इट इज़ इंपॉर्टेंट होती है टू पे किया जाना, रेगुलर डिविडेंड देना जो है वो कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद है होम मेड डिविडेंड, भाई अगर कोई बंदा जो है वो डिविडेंड होम मेड बनाना चाह रहा है, वो कहता है मैं अपना मर्ज़ी का डिविडेंड जो है ना मार्केट में से खरीद के उससे मतलब अपना डिविडेंड लेके आप लोगों से मैं वो वाली अमाउंट जो है वो कहीं और शेयर कर लूँगा डिविडेंड की, किसी और कंपनी से शेयर ले लूँगा। तो इस तरह मेरा यहाँ पे जो
आप लोगों की वजह से ना मैं डिविडेंड ले रहा हूँ ना, मैं कहीं और इन्वेस्ट करके अपना अच्छा अपॉर्चुनिटी गेन करने की सलाहियत रखता हूँ, तो फिर ठीक है, वो होम में डिविडेंड बना सकता है। इस सूरत में भी वो जो इन्वेस्टर होता है वो डिविडेंड चाह रहा होता है, और वो कहता है कि डिविडेंड जो है वो रेलिवेंट होता है, दिया जाना चाहिए। इफ़ अ कंपनी शेयर करती है प्राइस 100 रुपये एंड कंपनी अर्न कर रही है 10 रुपये, बट लेकिन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट, देन शेयर जो है वो प्राइस विल गोज फ्राम 10 से 110 हो जाएगी। तो नो, अगर देयर इज़ नॉट एक्चुअल कैश बट लेकिन शेयर हैज़ गोज अप, तो इस तरह से शेयर बढ़ जाएंगे। अब वो कहते हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड है ना, उसकी एक रेलेवेंस की थ्योरी भी है। वो क्या है जी? थ्योरी ऑफ रेलेवेंस है जी, वो कहते हैं द रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड जो है वो आर्गू ये बयान करती है दैट के डिविडेंड जो वो डिसीजन अफेक्ट कर रहा होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द फिल्म, फिल्म की मार्केट वैल्यू के ऊपर, देयर फॉर इसी वजह से डिविडेंड मैटर करता है। समझ आ रही है? तो इट इज़ आल्सो रेलिवेंट होता है कास्ट इन पेमेंट एंड नॉन पेमेंट अफेक्ट द फिल्म। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि डिविडेंड का दिया या ना दिया जाना जो है वो वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर, मार्केट वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर अफेक्ट करता है। तो ये डिविडेंड डिसीजन जो है ना, उसका आपका जो है वो रेलेवेंस है। समझ आ रही है? रेलेवेंस होना डिविडेंड को सपोर्ट करता है, दिया जाना चाहिए। इन्वेस्टर आर जनरली रिस्क एवर्स। अब इस कंपनी जो होती है ना, वो कहता है इस सूरत में ना रेलेवेंस होने का मतलब ये भी है कि डिविडेंड आपका रेलेवेंस है, यानी डिविडेंड जो है ना वो देना ज़रूरी होता है। वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वहाँ पे जो रिस्क एवर्सर होते हैं, जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। दे प्रेफर टुडे डिविडेंड, वो आज के डिविडेंड को प्रेफर करते हैं। टाइमिंग ऑफ रिटर्न मैटर कर रही होती है कि टाइम गुजरेगा, रिस्क बढ़ेगा, उससे डिविडेंड जो होता है वो रिस्की हो जाता है ज़्यादा। तो रिस्क एवर्सर जो बंदे होते हैं ना, इन्वेस्टर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, आज का हमें आज ही दे दो, हम कल वाले लालच पे नहीं जाते। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश, यानी बुश में मौजूद दो बर्ड की बजाय एक हाथ में जो है ना वो बेहतर है। यानी फ्यूचर वाली अमाउंट जो है वो बेहतर है, आज की डेट की परचे मतलब कि आज वाली बेहतर है। मार्केट रिस्पॉन्स टू डिविडेंड न्यूज़ डिक्रीज इन शेयर प्राइस इज लेस देन दी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। मार्केट के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है ना डिविडेंड के खबर के फैलने का, वो कम होता है। इन प्राइस शेयर इज़ लेस, तो उसकी प्राइस शेयर की निस्बत वो कम होता है देन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की अमाउंट से। यानी कि भाई डिविडेंड की अमाउंट जो होती है ना, वो आपको मिली है 1000 रुपया, और जो मार्केट प्राइस के अंदर जो शेयर की वैल्यू गिरेगी ना, वो हो जाएगी 800, 700, 600। तो अगर वो बंदा डिविडेंड ले भी लेता है ना, तो भी वो कह रहा है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसी कंपनी के अंदर भी दोबारा अगर शेयर खरीदूँ ना, तो मैं 800 खरीद के 200 फिर भी बचा लूँगा। ये बात कर रहा है वो। इससे वो रिड्यूस द बुक वैल्यू, रिड्यूस द मार्केट वैल्यू जो है ना, फॉल बट लेकिन डिक्रीज हो जाती है, इज लेस दैन दी अमाउंट ऑफ डिविडेंड से। हेंस अगर एक इन्वेस्टर शेयर होल्डर गेट बेनिफिट बट दी ऑफ दैट, लेकिन उससे वो शेयर होल्डर फिर भी फ़ायदा उठा सकता है। वही बात जो मैंने की है, मार्केट एडजस्ट द प्राइस सून, लेकिन वो इतनी जल्दी यानी तेज़ी से होता है ये काम कि जैसे ही वो शेयर होल्डर एक तरफ से डिविडेंड बाय किया जाता है, तो दूसरी तरफ जो है वो फ़ौरन ही जो है वो बंदे खरीदना शुरू कर देते हैं उसके शेयर को, जिसकी प्राइस कम हो जाती है। तो वो जो कमी पैसे की होती है, वो जो दिया होता है उन्होंने, वो पूरी हो जाती है और वो दोनों लेवल पे आ जाते हैं। एक तरफ डिविडेंड देने से कंपनी के अंदर पैसे की कमी होती है ना, दूसरी तरफ उसकी कंपनी के शेयर की वैल्यू कम होने से डिविडेंड शेयर होल्डर के पैसे खरीदने से, समझ आ रही, पैसे का आना जो है ना वो इतनी तेज़ी से होता है कि वो लेवल जो गैप होता है वो कम हो जाता है। तो ये लगता है कि जैसे डिविडेंड दिया ही नहीं। तो वाल्टर अप्रोच थी इसके बारे में ना, वो क्या कहती थी? तो वाल्टर अप्रोच ने कहा कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है, जो आपने डिविडेंड देना है, तो फिर आप सारी अमाउंट जो है ना उसको रिटर्न कर लो, ठीक है? और इससे क्या होगा, कंपनी ग्रोथ करेगी आपकी, ठीक है? और अगर आपका जो रिटर्न प्रॉफिट आ रहा है वो कम है, आपने जो डिविडेंड देना है, तो उसकी निस्बत आप लोग क्या करो, रिटेन ना करो अर्निंग, सारी की सारी डिविडेंड के तौर पे दे दो, क्योंकि फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर दोनों बराबर हो जाए तो फिर कंपनी शुड बी इनडिफरेंट, तो फिर कंपनी अपने फैसले खुद कर लेती है। अब ये वाल्टर का जो फार्मूला था ना इसके लिए, इक्विटी के लिए, ये याद रखना है। वीई यानी कि वैल्यू ऑफ द इक्विटी जो है ना, वो बराबर होती है डिविडेंड बटा के ई, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी यानी ग्रोथ रेट की, और जी से मुराद बी आर होता है, यानी रिटेंशन रेशियो ज़रबे ग्रोथ रेट। समझ आ रही है? जी से मुराद ग्रोथ रेट है, जो कि बराबर होती है बी ज़रबे आर के। बी से मुराद होता है रिटेंशन रेशियो, और आर से मुराद होता है रेट ऑफ ग्रोथ है, या ग्रोथ रेट इस तरह का कुछ है, रिक्वायर्ड रेट या इस तरह का कुछ है। चलो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, जी से मुराद एक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है, ठीक है? रेट ऑफ अर्निंग भी कहते हैं इसको। फार्मूला याद होना चाहिए बस, डी ओवर के ई माइनस जी होता है वाल्टर का। और वी ई से क्या मुराद है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। डी से मुराद है डिविडेंड। के ई से मुराद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जी से मुराद है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग। अब अगर हम करें कि ये वाली बात है कि थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड के
रेलेवेंस होने की थ्योरी कौन कौन सी थी? सबसे पहले अब ये दूसरे नंबर पे आ गई गोल्डन अप्रोच। ये भी रेलेवेंस थ्योरी थी जो कहती थी कि डिविडेंड देना चाहिए। डिविडेंड जो है तो वो लेने के लिए आपके शेयर होल्डर जो है वो तड़प रहे होते हैं भाई। डिविडेंड तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल होता है। डिविडेंड नहीं दोगे तो मसला बन जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कुछ ऐसे इन्वेस्टर की प्रीफरेंसेस होती हैं जहाँ पे वो डिविडेंड रिक्वायर करते हैं, इसलिए जो आपका डिविडेंड होता है वो रेलेवेंस होता है। तो इसके अंदर जो दूसरी थ्योरी वो थी वो गार्डन थी, जॉर्डन अप्रोच था। शेयर होल्डर आर द रिस्क एवर्स। इसने जॉर्डन ने कहा कि शेयर होल्डर रिस्क एवर्स होते हैं। वो कहते हैं कि टुडे कैश इज़ बेटर देन फ्यूचर। आज का पैसा जो है वो बेहतर है फ्यूचर की निस्बत, तो आज ही कैपिटल गेन कर लिया जाए। तो दस इस तरह से एक बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। बुश की निस्बत जो है वो बुश में मौजूद दो परिंदों की बजाय आज का जो एक परिंदा हाथ में है ना वो बेहतर। भाई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो ये वाली बात करते हैं। वो कहता है इनको डिविडेंड देना पड़ता है, इसलिए डिविडेंड देना रेलेवेंट होता है कंपनी के लिए। अब इससे वो कहता है रिड्यूस हो जाती है इन्वेस्टर की अनसर्टेनिटी। वो कहता है फ्यूचर के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। वो कहता है आज ही दे दो, हम हमारा रिस्क कम हो जाएगा। इन्वेस्टर प्रेफर करता है इवन लेस बट लेकिन सर्टन इनकम टुडे देन मोर बट लेस सर्टन इनकम इन द फ्यूचर। वो कहता है जो आपका इन्वेस्टर होता है ना वो फ्यूचर में मिलने वाली ज़्यादा अमाउंट जो कि रिस्की होती है उसकी निस्बत वो आज मिलने वाली कम अमाउंट जो कि कम रिस्की है उसको प्रेफर करता है। ड्यू टू द लेस रिस्की नेचर, कम रिस्की नेचर होने की वजह से वो कहता है डिविडेंड के इन्वेस्टर अपनी जो फ्यूचर वाली आने वाली अमाउंट होती है ना उसकी आज डिस्काउंट अमाउंट जो होती है नहीं आज प्रेजेंट वैल्यू जो उसे मिलनी है वो निकाल के आज ही अमाउंट जो है ना वो ले लेता है। ठीक है, लोअर अमाउंट ले लेता है। रेट ऑफ जो रिटर्न होता है ना उसका वो लोअर होता है आर की 10। इस तरह उसकी जो वैल्यू होती है ना फिल्म की वो क्या होती है बढ़ जाती है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फिल्म शेयर, उसकी शेयर की फिल्म की वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो कहता है एजप्शन ऑफ जॉर्डन मॉडल। जो जॉर्डन गोल्डन मॉडल था ना इसके एजप्शन क्या थे? दरअसल जो गोल्डन मॉडल था ना वो कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाला फार्मूला था ना वो गोल्डन फार्मूला भी कहलाता है, पता है ना? कॉमन शेयर के अंदर जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ फार्मूला था ना उसको जॉर्डन फार्मूला भी हमने कहा था, गोल्डन मॉडल। तो ये गोल्डन मॉडल वही था कि जिसने कहा था कि भाई जो D1/P-G आप कह देते कि R-G जो है ना वो था हमारे पास, तो वही फार्मूला है ये भी। तो ऑल इक्विटी फिर्म जो होती है ना नो लिवरेज ऑर्डर, यहाँ पे कोई लिवरेज या डेट का जो ऑर्डर नहीं होता। वो कहता है ये अजप्शन रखना है कि तमाम तरह की जो इक्विटी होती है ना आपकी फिर्म की वो जो है ना लिवरेज या डेट की वजह से कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कोई बाहर वाली फाइनेंस आप नहीं कर रहे, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर सिर्फ रिटेन अर्निंग वही आप रख रहे हो और वही लगा रहे हो। ऐसी एजप्शन आपने रखनी है। उसके बाद वो कहता है जो इंटरनल रेट होता है ना आपका रिटर्न फिर्म का वो कांस्टेंट रहेगा, आपने ये तसव्वुर करना है। फिर वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल के ऊपर कॉस्ट आएगी ना वो भी सेम रहेगी, ये भी आपने ज़हन में रखना है। इसकी ये मफरूज़े थे, सारी फ़र्ज़ी बातें थी। रिगार्डलेस द रिस्क कंप्लेशन। अब वो कहता है रिस्क का कोई अमल दखल नहीं होता इसके अंदर। वो कहता है रिस्क का कोई ताल्लुक नहीं होता, रिस्क की कोई बढ़ता नहीं है कम नहीं होता। वो कहता है कैपिटल मार्केट को अपने कांस्टेंट सेम रखना है हर लिहाज से। उसके बाद गोइंग कंसर्न, यानी हमेशा हमेशा कंपनी चलती रहेगी, ये भी ज़हन में रखनी है बात। ये फ़र्ज़ था, उसने फ़र्ज़ की थी बातें। उसके बाद वो कहते हैं द रिटेंशन रेशियो जो होती है ना वो भी आप कांस्टेंट रखोगे, ये भी आप तसव्वुर करो। कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं वो डज़ नॉट एग्जिस्ट, वो आप टैक्स वाली दुनिया में रहते ही नहीं है, वो ये बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कंपनी जो थी वो इस तरह के हालात में अगर रह रही है तो फिर वो जो है ना वो इन्वेस्टर जो है वो डिविडेंड को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, उनको डिविडेंड दे देना चाहिए। ठीक है, फिर वो डिविडेंड से रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। अगर इस तरह के सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर तो वो कंपनी जो है वो जॉर्डन मॉडल जो है गोल्डन मॉडल उसको फॉलो करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो गोल्डन मॉडल के लिए सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, मरूजी शॉर्ट लॉन्ग आ सकता है। गोल्डन मॉडल ग्रोथ रेट होता है उसके अंदर। अब जो गोल्डन मॉडल होती है वो रिटेंशन इज समथिंग विच जो डिटरमाइन करती है ग्रोथ रेट। ज़ाहिर है जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि वो रिटेन ज़्यादा कर रही है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब हुआ कि जो आर होती है ना वो ऑपोजिट ऑफ डीपीओ होती है। जितना डीपीओ ज़्यादा रखोगे आर कम हो जाएगी, आर ज़्यादा करोगे तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो ग्रोथ रेट का जो फार्मूला वो बताता है जी जो है ना आल्सो कांस्टेंट रहेगा। तो ग्रोथ रेट बराबर होती है आर यानी रिटेंशन रेशियो ज़रबे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये था वो, मुझे याद नहीं आ रहा था आर से क्या मुराद है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल की कॉस्ट, वो था इक्विटी। के ई से मुराद ऊपर जो लिया था ना मैंने वो था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी ओवरऑल जो कैपिटल होता है ना आपका टोटल जो डेट और इक्विटी से मिलकर बनाता है उसकी जो कॉस्ट देनी है तो उसको आप ज़रब दे देते हो जितनी रिटेंशन रेशो जो है वो आपकी आपने कंपनी में रखी है, तो फिर उससे आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी कि कितनी ग्रोथ से बढ़ रही है। ज़ाहिर है जब ग्रोथ बढ़ेगी ना तो वो दरअसल दो चीज़ों से पता चलेगी कंपनी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नंबर एक तो आप कितना पैसा दे रहे हो एज अ डिविडेंड या कितना पैसा रख रहे हो एज अ रिटेंशन। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एक टोटल आने वाले अर्निंग में से दी जा रही हैं। तो अगर उन दोनों का ज़रब दे लें हम लोग, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि
5,000 रुपये 15 करूँ, यानी 15% मैं कंपनी में रिटेन कर रहा हूँ, 5% डिविडेंड दे रहा हूँ, तो 15 5 ये 75 बन गया। तो इस तरह से 75% जो है ना वो ये यूँ आ जाएगा, मुझे जी ग्रोथ रेट बताएगी। अब वो कहता है वी कैन एक्सपेक्ट 6% ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कंपनी से 6% आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद वो कहता है कि थ्योरी ऑफ रेलेवेंस, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस डिविडेंड, अभी एक और थ्योरी थी रेलेवेंस की, वो उसको अभी ये जो जॉर्डन वाला था ना सीन सारा, ये दरअसल डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल के तौर पे ना आपने वो इस्तेमाल किया था। उसने उसने कहा था कि जो कैपिटलाइजेशन मॉडल है ना डिविडेंड का, यानी कि उसके ऊपर ये डिपेंड करती थी। तो ये क्या था कि मार्केट वैल्यू होती है ना एक शेयर की, वो इक्वल होती है परसेंटेज वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड, यानी कि आपके फ्यूचर में आने वाले डिविडेंड जितने भी है ना उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो आप अगर आप मालूम कर लेते हो, तो वो जो वैल्यू है ना स्ट्रीम जो डिविडेंड की आई है आप लोगों के पास, वो दरअसल आपको मार्केट प्राइस बता रही होगी। हिंस द वैल्यू ऑफ द फिल्म जो होती है ना वो बेस करती है आपके डिविडेंड के ऊपर, और सो इट इज़ रेलिवेंट, इसलिए ये रेलिवेंट है। अब इसने ये बात की थी कि डिविडेंड दिया जाना दरअसल रेलिवेंट होता है और वो फिल्म की वैल्यू को तब्दील करता है, बढ़ा देता है। क्योंकि वो कहता है जब आप रेलिवेंट डिविडेंड बात करते हो ना कैपिटलाइजेशन मॉडल के अंदर, तो उससे मुराद होती है कि आप अपने फ्यूचर में आने वाले डिविडेंड की आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके जब उनकी आज मार्केट वैल्यू के बराबर उनकी वैल्यू निकालते हो ना, तो वो ये बता देता है कि इससे फिर पता चला कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये बेस कर रही होती है डिविडेंड के ऊपर जो कि आपके रेलेवेंट होता है। अब इसका फार्मूला क्या था ये पता होना चाहिए, पी इज इक्वल टू ई बटा के ई माइनस बी आर। ई से मुराद क्या है यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर, वन माइनस बी जो है ना पूरी की पूरी अमाउंट, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो कहलाती है। यानी 100 में से बी निकाल दो, समझ आ रही है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया। यानी कि बी से क्या मुराद है, रिटेंशन रेशियो निकाल दो। 100 में से रिटेंशन रेशियो निकालोगे तो बाकी वो अमाउंट आ जाएगी जो डिविडेंड के तौर पे दी हुई है। इसलिए वन माइनस बी से मुराद क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ई से मुराद है अर्निंग पर शेयर कितनी की है उसको ज़रब दे दो, और बटे में कर दो के ई यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस दे दो ग्रोथ रेट के साथ जो कि बी आर यानी रिटेंशन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसके बराबर होता है ज़रब के, हासिल ज़रब के। तो बी आर दरअसल ग्रोथ रेट है, पता होना चाहिए फार्मूला क्या है भला, ई इंटू वन माइनस बी बटा के ई इंटू के ई माइनस बी आर, ठीक है। ई इंटू वन माइनस बी बटा के ई माइनस बी आर होता है। ये फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए, मैं भी भूल जाता हूँ बाद का, लेकिन याद होना चाहिए। ई इंटू वन माइनस बी बटा हो जाएगा के ई माइनस बी आर, ऊपर वाला क्या था, डी बटा के ई माइनस जी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, के ई माइनस जी की बजाय के ई माइनस बी आर हो गया है। ऊपर वाली बात थोड़ी सी तब्दीली हुई है, वहाँ पे डी था, यहाँ पे ई इंटू वन माइनस बी है। और पी से क्या मुराद है, प्राइस ऑफ अ शेयर, एक शेयर की प्राइस है। दरअसल हम शेयर की प्राइस निकाल रहे होते हैं ना अपने कैपिटलाइजिंग मॉडल को इस्तेमाल करते हुए कि फ्यूचर के अंदर आने वाले जो डिविडेंड है ना उनकी आज की डेट में हम प्राइस निकालते हैं, तो पी बताता है वो प्राइस ऑफ अ शेयर हम निकाल लेते हैं। अब सिग्नलिंग थ्योरी क्या कहती है, मैं कहता पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पे किया जाना, सेंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, एक कंपनी की अच्छी जो है ना सिग्नल बताता है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है, और फ्यूचर में जो उसकी ग्रोथ होती है ना कंपनी की, वो बता रहा होता है सिग्नलिंग थ्योरी, ठीक है। अब कहते हैं इट सेंड सिग्नल, ये सेंड करता है सिग्नल को टू पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना उनके लिए, और पोटेंशियल जो है ना उनकी बढ़ जाती है, अच्छा इफेक्ट जाता है आपका डिविडेंड दिया जाना। सिग्नलिंग थ्योरी ये कहती है देना चाहिए, रेलेवेंट थ्योरी के रिलेटेड है ये बात टॉपिक। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज़ अ पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। वो कहते हैं चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी सेंड अ सिग्नल, आप डिविडेंड पॉलिसी चेंज करने से आपका एक सिग्नल जाता है। डिविडेंड पॉलिसी इन इट्स ऑन इज़ अबाउट हाउ मच टू पे इन इट्स क्रोक्स, अपने क्रोक्स के अंदर ये बताती है कि कितना जो है वो आपने पे करना है और कितना जो है वो आपने रिटेन करना है। ज़्यादा अमाउंट आप पे करोगे डिविडेंड की तो इससे मुराद है कि आपका पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, अगर कम करोगे तो नेगेटिव जाएगा। अब भाई जी बर्ड इन हैंड थ्योरी ज़रा क्या कहती है, जो कि रेलेवेंट थ्योरी यानी जो गोल्डन मॉडल था ना उसके रिलेटेड थी। अब वो कहता है व्हाट अबाउट बर्ड इन हैंड थ्योरी से क्या मुराद है, टुडे बर्ड इन हैंड, आज का जो बर्ड है ना आपका बेटर है देन टुमारो, कल वाले से। डिविडेंड मेकअप अबाउट 40% ऑफ स्टॉक, टोटल स्टॉक जो डिविडेंड होता है ना वो 40% टोटल स्टॉक का बना होता है। मतलब टोटल स्टॉक का जो है ना, अगर आप डिविडेंड नहीं देते तो इसका मतलब 40% आप लोग जो है वो अपने कैपिटल बढ़ा लेते हो, अगर डिविडेंड देते हो तो 40% आपकी अमाउंट जाती है बाहर। तो लेसर अमाउंट इन हैंड, अगर आपके हैंड में कम अमाउंट है, टुडे इज़ बेटर देन अगर मोर विद दी कंपनी इन द फ्यूचर, कि कंपनी से अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा अमाउंट के लालच में आज वाला नहीं ले रहे तो ये नुकसान है आप लोगों के लिए, रिस्की होता है। अब क्रिटिसिज्म क्या हुई थी इसके ऊपर, ये क्यों रिजेक्ट हो गया जो गोल्डन ग्रोथ मॉडल था। ये तो फर्स्ट पहली बात तो ये है कि री इन्वेस्टिंग, कि अगर आपने यार डिविडेंड लेना है कंपनी से
तो आपका मकसद भी अगर री इन्वेस्ट करना ही है तो आप पागल हो। फिर आप क्यों कंपनी से ले रहे हो? कंपनी अगर अर्निंग कर रही है अच्छी, अच्छा प्रॉफ़िट कमा रही है, तो आपने जो है वो कहीं और उसको पैसे को लेके इन्वेस्ट करना है, तो उससे बेहतर है कि आप कंपनी के अंदर ही रहने दो, आपकी शेयर प्राइस तो बढ़ रही है ना। दूसरे नंबर पे सेकंड टैक्स मिनिमाइजेशन, कि यार अगर आप लेते हो डिविडेंड तो लेने से टैक्स को आपको अपनी इनकम जो आपको मिलेगी डिविडेंड के तौर पे उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप उस टैक्स से बचने के लिए अपने डिविडेंड की अमाउंट कम करोगे, तो उससे अच्छा यही है कि आप कंपनी पे ही रखने दो डिविडेंड। कंपनी को जो भी अर्निंग होगी वो खुद ही टैक्स दे देगी, अपने में से देते फिरेगी, आपकी वैल्यू शेयर बढ़ती रहेगी बस। तीसरे नंबर पे देयर बाय आस्किंग फॉर डिविडेंड दे डू नॉट एक्ट रेशनली। अगर आप डिविडेंड लेना चाह रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट जो की थी ना वो एज अ प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए नहीं की थी। आप डायरेक्ट फिर जो है ना वो लालची बंदे थे, बस वो ये बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ यही लालच किया था कि मुझे थोड़ा बहुत जो भी मिले बस डिविडेंड मिलता रहे। ठीक है, आपका असल मकसद पैसा कमाना नहीं था। अब वो कहता है डिविडेंड एक पैसिव रेजिड्यूल के तौर पे ना, ये इररेलेवेंस थ्योरी थी। ठीक है, पैसिव रेजिड्यूल, वो क्या कहती है, द रेजिड्यूल थ्योरी ऑफ डिविडेंड थी, और ये पैसिव रेजिड्यूल है, ये याद रखना है। इररेलेवेंस है ये, यानी कि ये कहती है कि डिविडेंड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है डिविडेंड पेड बाय अ फिर्म इज व्यूड एज आ रेजिड्यूल। अब जो डिविडेंड का पे किया जाना है ना, वो दरअसल आपकी कंपनी का फालतू फजूल जो पैसा जो है ना, जिसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जो नहीं है, उसका अदा किए जाने का नाम है, वो कह रहा है। वो कहते हैं द अमाउंट जो होती है ना, वो रिमेनिंग आर या लेफ्ट ओवर जो बच जाती है ना, आफ्टर ऑल एक्सपेक्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तमाम तरह के एक्सेप्टल लिख रखा है यहाँ पे, अब एक्सेप्टेबल होता है, तमाम तरह के जो एक्सेप्टेबल यानी मुमकिन कबूल किए जाने वाले अच्छे मौक़ों में पैसे इस्तेमाल करने के बाद जो पैसा बच जाएगा ना, उसको आप क्या कहते हो, लेफ्ट ओवर जो बच जाती है वो आपका रेजिड्यूल आपका जो है वो कहलाता है। तो स्टेज ऑफ डिविडेंड कितने किस्म के होते हैं? फर्स्ट डिटरमाइन, आप देखो जब आपने ये देनी है ना अमाउंट रेजिड्यूल के तौर पे, जो आपने अमाउंट बच जाती है ना, आपके पास बचती है, वो कैसे बच के आती है, किस तरह के स्टेप में से गुजर के बाद आपके पास वो छलनी हो के आपके पास पैसा बच जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप करते हो फर्स्ट डिटरमाइन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता है कैपिटल जो स्ट्रक्चर है ना आपका, जो पैसा आया हुआ है टोटल आपका, उसके ऊपर बस बेस्ट कॉम्बिनेशन जो था ना आपका, जहां आपकी फिर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है और कम से कम कॉस्ट पड़ रही हो, उस लेवल को आप जो है वो डिटरमाइन करते हो। दूसरे नंबर पे एस्टिमेट इक्विटी नीडेड टू सपोर्ट द एक्सपेंडिचर। जो एक एस्टिमेट लगाते हो आप लोग कि इक्विटी जो है ना आपकी, उसकी ज़रूरत होती है आपको सपोर्ट किए करे वो, कि इतना आपने पैसा ज़रूर अपने पास रखना होता है कि जो इक्विटी है उनकी कॉस्ट आप बेयर कर सको या उसको एक्सपेंडिचर के तौर पे आप पे कर सको। तीसरे नंबर पे री इन्वेस्टेड प्रॉफिट आर यूटिलाइज टू मीट द इक्विटी रिक्वायरमेंट। तो दोबारा से जो आपने रिटेन करके री इन्वेस्ट करनी है ना प्रॉफिट अमाउंट, वो कहता है उसको यूटिलाइज आप इस तरह से करो कि इक्विटी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो आप पूरी कर सको। उसके बाद वो कहता है इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस, अगर आपकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, सरप्लस आ रही है, तो दैट इज़ द रेजिड्यूल, इट इज़ पेड एज डिविडेंड। अब जो अगर आपके पास बचेगा ना इन तीनों चारों स्टेजेस पे पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, और इसको रेजिड्यूल कहेंगे, और इसको आप जो है वो एज अ डिविडेंड पे कर दोगे। फार्मूला, डिविडेंड बराबर होता है नेट इनकम में से आप एडिशनल जो इक्विटी देनी है ना आपने, जिसकी ज़रूरत है आपको एडिशनल इक्विटी की, वो आप पे कर देते हो नेट इनकम में से एडिशनल इक्विटी, तो वो आपका डिविडेंड आ जाता है, रेजिड्यूल डिविडेंड कहलाएगा। यानी इनकम जो आपकी प्रॉफिट आया ना, उसमें से जो आपने इक्विटी वगैरह सारा कुछ देना है ना, वो देने के बाद जो अमाउंट बचेगी डिविडेंड कहलाएगी। अब वो कहता है एक प्रोजेक्ट है, उसको 120 मिलियन की ज़रूरत है। ठीक है, और इक्विटी की रेशो जो है ना वो 70% और प्रॉफिट जो है 100 वो 95 मिलियन है। तो हाउ मच डिविडेंड कैन बी पेड किया जा सकता है? वो कहता है एडिशनल जो इक्विटी थी ना, वो आपको 120 पे 70% आपने चाहिए आपको, तो 84 मिलियन जो है ना वो आपको एडिशनल इक्विटी चाहिए थी, वो आपके पास आ गई। अब डिविडेंड जो था ना वो कितना दोगे आप लोग? आपने उस 95 में से ये कॉस्ट निकाल देनी है जो कि 84% यानी डिविडेंड देना है, तो बाकी आपके पास 11 मिलियन रह जाएगा। अब ये 11 मिलियन जो अर्न होगा ना आपको, वो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो कि आपने कंपनी के अंदर पे करना है या लगाना है या रिटेन करना है। अब थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड क्या कहती है, कि द इररेलेवेंस थ्योरी ये कहती है कि दो थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू बी कीप्ड इन माइंड। अब इसके अंदर दो चीज़ें आप जेहन में रखोगे, प्रॉफिट या लॉस टू शेयर होल्डर या इन्वेस्टर। यानी कि जो प्रॉफिट है ना या लॉस होता है शेयर होल्डर या इन्वेस्टर को इम्पैक्ट क्या होता है फिर्म के ऊपर इसका। ठीक है, ये चीज़ें यार मतलब कि ना, आप लोगों ने जो इररेलेवेंस थ्योरी ये कह रही थी कि इररेलेवेंस थ्योरी कह रही थी कि आपका प्रॉफिट का वो मतलब डिविडेंड का दिया जाना या नहीं दिया जाना उसका कोई असर नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर। तो वो कहते हैं इस चीज़ का जो असर होता है ना वो दो चीज़ों पे होता है। आप या तो आप देखते हो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको, ठीक है, शेयर होल्डर को। ठीक है, दूसरे नंबर पे
उस फिल्म की कंपनी के ऊपर असर क्या पड़ेगा, इस चीज़ दोनों को ज़हन में रख के हमने इनको ऊपर बात करनी है इररेलेवेंस थ्योरी पे। तो दिस थ्योरी से ये थ्योरी कहती थी कि दैट देयर इज वो नॉन ऑफ दी टू आर अफेक्टेड बाय, वो कहते हैं इन दोनों चीज़ों का डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई असर नहीं होता। डिविडेंड इज इररेलेवेंट, डिविडेंड जो इररेलेवेंट होता है, डिविडेंड का दिया जाना नहीं दिया जाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा था, वो कहते हैं कंपनी एबिलिटी टू अर्न एंड ग्रो डिटरमाइन इट्स मार्केट वैल्यू। वो कहता है दरअसल ये डिविडेंड के देने लेने से आपकी वैल्यू की फिल्म की नहीं बढ़ती, कोई आपको प्रॉफिट नहीं पड़ता। वो कहता है अर्निंग या ग्रोइंग जो एबिलिटी है ना, वो अगर आपकी ज़्यादा हो रही है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो उससे आपकी जो कंपनी है ना उसके ऊपर असर पड़ता है। द स्टॉक प्राइस जो होती है वो नॉट द डिविडेंड पेमेंट, पेमेंट के देने से नहीं तब्दील होती। वो कहता है देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट का कोई असर नहीं होता स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट, डिविडेंड जो होता है ना अफेक्ट नहीं करता। एक कंपनी जो होती है वो ग्रोथ, एक कंपनी की ग्रोथ जो होती है ना कैश डिविडेंड इज ऑफसेट बाय एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से ना ऑफसेट होती है, तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो कह रहा था कि अगर आप डिविडेंड दे देते हो तो आप लोग वही डिविडेंड जो दिया उससे पैसे की कमी हुई है ना, वो आप बाहर से फाइनेंसिंग करवा के पूरा कर लो। तो वो कहता है वो जो डिविडेंड दिया जाना और दूसरी तरफ आपका फाइनेंसिंग से पैसा लेके आ जाना, एक दूसरे को ऑफसेट कर देते हैं, कोई असर ही नहीं होता आपके उस डिविडेंड के ऊपर। सही है, तो उसका इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो दूसरी तरफ आप फाइनेंसिंग करवा के अपनी उस डिविडेंड की कमी को, जो अमाउंट गई है उसको पूरा कर लो। तो कहता है इस चीज़ का समझो कोई असर नहीं हुआ डिविडेंड का, ठीक है। तो कहता है द वेल्थ ऑफ एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, वही कह रहा था द वेल्थ ऑफ एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो है ना उसकी वेल्थ जो होती है वो नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं होती बाय द पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के दिए जाने या ना देने दिए जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो द स्प्लिट ऑफ डिविडेंड, इस तरह से डिविडेंड का स्प्लिट हो जाना या रिटेन किया जाना हैज़ नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं रखता। इररेलेवेंस थ्योरी ये कह रही थी, ठीक है। और इररेलेवेंस थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरी शामिल थी, एक तो रेजिड्यूल थी और एक थी मिलर एंड मोडिग्लानी, ठीक है। और वाल्टर और जॉर्डन तो हमने पढ़ी ली हैं, दोनों की दोनों रेलेवेंट थी वो वाली। और ये जो थी ना दो इररेलेवेंस थी, कौन कौन सी वाला, एक मिलर एंड मोडिग्लानी की जो अब हम पढ़ने जाएंगे, और एक जो थी वो पीछे रेजिड्यूल। अब डिविडेंड इज इररेलेवेंट, वो कह रहा था कि डिविडेंड इररेलेवेंट होता है, एक कंपनी एबिलिटी टू अर्न या ग्रो, ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड के अंदर एक डाइल्यूशन वाला डिफाइन किया गया है कि डाइल्यूशन जो है ना वो पैदा हो सकती है। डाइल्यूशन क्या है जी, और द डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग एंड एसेट ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक बिकॉज ऑफ द इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर, यानी द डिक्रीज कम हो जाना इन द प्रोपोर्शनल क्लेम, यानी आपका जो दावा है ना, यानी उनके ऊपर आपके जो शेयर की है ना वैल्यू का कम हो जाना, ज़्यादा एसेट के इशू किए जाने का नाम जो है वो उसका क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। यानी आपका कंट्रोल कम हो जाता है ना, थोड़े जो शेयर होल्डर होते हैं जो इशू आपने इशू किए होते हैं उनके ऊपर जो है वो कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो, उनको हैंडल ज़्यादा आसानी से करना है। जब ज़्यादा शेयर इशू कर लोगे तो ज़्यादा पेमेंट डिविडेंड की होगी, ज़्यादा कंपनी बड़ी हो जाएगी, वसी हो जाएगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो चीज़ें आप लोगों को हैंडल करना होती है। ये सारा कुछ जो है वो अफेक्ट करता है फिर आपके उनके ऊपर। अब वो कहता है डाइल्यूशन जो है ना वो डज नॉट अफेक्ट, हालांकि डाइल्यूशन पाया जाता है, डाइल्यूशन जो है वो हकीकत है, लेकिन इस इररेलेवेंस थ्योरी ने क्या कहा कि डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब द सम ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू पर शेयर, एक पर शेयर की जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है ना प्रेजेंट वैल्यू, उनका मजमुआ कॉमन स्टॉक के अंदर आफ्टर फाइनेंसिंग प्लस करंट डिविडेंड और फाइनेंसिंग करवाने के बाद जो पेड इज एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। क्या कहता है वो, मैं बताता हूँ सिंपल लफ्ज़ों में। वो कह रहा है कि आज आप लोगों ने जो डिविडेंड दिया है ना वो दिया है 100 रुपया, आप 100 रुपये के शेयर इशू कर दो, 100 रुपया आ गया। वो यही बात कर रहा है कि भाई आपकी जो अमाउंट है ना वो जितनी डिविडेंड दी है उसको एज अ फाइनेंसिंग के तौर पे आप जो है वो शेयर इशू करके दोबारा से इकट्ठा कर लो, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। तो कहते डाइल्यूशन का जो पैदा ही नहीं हो सकता वो असर जो है, वो ये बात कर रहा है। मार्केट वैल्यू के अंदर पर शेयर ऑफ कॉमन शेयर जो है वो बिफोर दी पेमेंट ऑफ करंट डिविडेंड, डिविडेंड देने से पहले ही वो मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब डिविडेंड दे रहे होते हैं आप लोग उससे पहले ही आपके पास इतनी अमाउंट आ जाती है कि आप जब डिविडेंड दे देते हो, जिस लेवल पे आप डिविडेंड देने से बाद खड़े होना था आप लोगों ने, उसके ऊपर आप लोग जो है वो डिविडेंड देने के बाद वहीं पे खड़े होते हो, क्योंकि लोग जो है वो आपके शेयर जो है वो खरीद लेते हैं। तो पैसा जो गया है डिविडेंड के तौर पे वो एज अ शेयर के सेल होने से आपके पास दोबारा आ गया है। अब रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, वो कहते हैं शेयर होल्डर आर इनडिफरेंट होते हैं बिटवीन रिसीविंग डिविडेंड एंड हैविंग अर्निंग अर्निंग रिटेन बट बाय द फिर्म।
अब वो कहता है ये जो डाइल्यूशन है ना उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो कह रहा था कि शेयर होल्डर होते हैं ना, वो इस चीज़ से कोई उनको सरोकार नहीं होता कि वो डिविडेंड रिसीव करें या ना करें। ये सारे का सारा जो कंपनी जो होती है, उस पे डिपेंड करता है कि वो अगर तो अच्छा खासा कमा रही है तो वो रिटेन कर ले, अगर नहीं कमा रही तो वापस दे दे। अब ये कहते हैं होम मेड डिविडेंड का भी तस्वर है। होम मेड डिविडेंड क्या कहता है कि इफ अगर डिविडेंड आर लोअर, अगर डिविडेंड कम है आपका, तो सेल सम शेयर, कुछ शेयर जो है ना उनको सेल कर दो टू गेट करने के लिए डिजायर्ड कैश डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपको ना अगर डिविडेंड कम मिला है, अगर डिविडेंड आपको कम मिला है तो आपकी कंपनी में शेयर मौजूद है और आपको चाहिए 10,000, आपको मिले हैं 8,000 रुपया। अगर आपको 2,000 और अब पैसे चाहिए, तो आप अपनी कंपनी में मौजूद शेयर को 2 को शेयर करके सेल करके ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 का एक शेयर, तो 2,000 और ब ले लो और अपनी कमी को पूरा कर लो। ठीक है? दूसरी तरफ ये है कि अगर आपको ज़्यादा मतलब मिला है ना, शेयर की प्राइस मिल गई है, ठीक है? पैसे ज़्यादा मिल गए हैं, तो उससे आप यूँ करो, वो ज़्यादा अमाउंट जो मिली है ना, उससे आप किसी और कंपनी या उसी कंपनी के अंदर जिसकी प्राइस शेयर की डिविडेंड देने के बाद कम हो चुकी होगी, और ज़्यादा शेयर खरीद लो, उससे आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डिविडेंड जिस तरह आपको चाहिए थी अमाउंट वो भी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो होम मेड यानी अपने घर का बनाया हुआ डिविडेंड जो है वो आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद आ गई थ्योरी ऑफ फेयर एलिमेंट्स ऑफ डिविडेंड का एक और क्रिटिसिज्म अब आ गया। किसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुई थी कि वो कह रही थी कि डिविडेंड दो ना दो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा देखते हैं। तो फ्रैक्शनल शेयर जो होते हैं ना, कैन नॉट बी सोल्ड टू मेक होम मेड शेयर। मतलब सबसे पहले तो जो इसने कहा था कि ना होम मेड का जो तस्वर है वो आप कर लो, सारी जो आपकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो वो कहता है जो फ्रैक्शन के अंदर यानी टुकड़ों के अंदर स्प्लिट किए हुए जो शेयर होते हैं ना, वो कभी भी आप होममेड उनसे नहीं बना सकते। पहली बात ये होममेड वाला यहाँ पे पहला जो उनका नुकात था ना वो गलत साबित हो गया। दूसरे नंबर पे जब आप कोई और शेयर जब आप खरीदते हो जाके कहीं भी, तो होममेड जब वैसे तो नहीं हो जाता कि जाके शेयर खरीद लिया। जब आप शेयर खरीदते हो, तो उस शेयर के दौरान आपको ब्रोकरेज वगैरह को कुछ पेमेंट देना पड़ती है, कमीशन देते हो। तो ये वाली बात भी होगी कि उसका कोई प्रॉफ़िट जो है वो कम होने वाला है। द परसेंटेज होल्डिंग जो होती है ना वैल्यू सेल ऑफ अ शेयर की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस कम हो जाती है भाई। ठीक है? उसके बाद वो कहता है इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना बड़ी कंपनियों के होल्डिंग कर रहे होते हैं विल नॉट मेक होममेड। जो बड़े-बड़े जो पैसे लाखों में दिए होते हैं जिन्होंने, वो कभी भी होममेड वाली डिविडेंड पॉलिसी नहीं अपनाते जैसे बैंक होते हैं। समझ आ रही है? वो अपने अलग से अपनी पॉलिसी जो होती है ना कंपनी की, उसके मुताबिक चल रहा होता है उन्होंने, और उसी के मुताबिक वो शेयर होल्डर को कहते हैं कि चलाओ। उसके बाद कहते हैं देयर आर अदर फोर्स। अगर किसी कंपनी के अंदर होममेड बनाने वाले ज़्यादा बंदे हो जाए ना, तो फिर तो वो जो बाहर वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उधार ही नहीं देंगे। मतलब डेट और इक्विटी दोनों मिलके आपका कैपिटल बना होता है ना, तो जो डेट होता है ना उसकी अमाउंट तो फिर आप लोगों के लिए मतलब कि वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इदारे हैं बैंक वगैरह हैं, वो रिस्क हो जाएंगे, वो रिस्की हो जाएंगे। वो तो कहेंगे भाई आप लोगों ने सारे के सारे जो है वो पैसे हमारे लगाए हुए हैं, आपने जेब से तो कुछ लगाया नहीं हुआ, यानी कि जो कैपिटल है आपका उसमें जो इक्विटी शेयर है उस तो है ही नहीं। अगर इक्विटी है भी सही, तो वो बंदे आपके निकाल के पैसे लेके जा रहे हैं, वो अपने जब दिल करता है वो डिविडेंड लेके निकल जाते हैं। आप लोगों ने उनका पैसा तो दरमियान में रखा ही नहीं हुआ, फँसाया नहीं हुआ, ये बात है। इसके बाद वो कहता है कि टैक्स जो रेट होता है ना मे बी डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिविडेंड कैपिटल गेन के ऊपर। तो इस तरह वो जो इन्होंने कहा था ना कि नो टैक्स रेट ऑफ, वो कि टैक्स वाली दुनिया में आप रहते नहीं हो, तो वो वाली बात भी गलत होगी, टैक्स रेट पाया जाता है। अब और ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ ये कि रिटेन अर्निंग हैव नो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कि रिटेन अर्निंग जब आप करते हो ना उसके ऊपर तो फाइनेंसिंग आपको पड़ती ही नहीं है। वेयर एज जबकि अदर हैव फ्लोटिंग कॉस्ट होती है, डिविडेंड के ऊपर जो पेट होती है, जो पेमेंट होती है पॉजिटिव, जो अगर आप डिविडेंड देते हो तो उसकी वजह से आपको पॉजिटिव जो है ना वो फाइनेंशियल सिग्नल मिलता है, डिविडेंड देना चाहिए, वो ये कह रहे थे, इसकी जो क्रिटिसिज्म हुई। दूसरा ये था कि जो रिटेन अर्निंग होती है ना उसके ऊपर कॉस्ट नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको कह रहा था कि डिविडेंड दे दो, आप लोग दे दो डिविडेंड, ठीक है, कुछ नहीं होता, आप बाहर से फाइनेंसिंग करके पैसा ले लो, तो वो कहता है जो डिविडेंड रिटेन किया जाता है उसके ऊपर कॉस्ट नहीं लगती, उसका ये बेनिफिट है। ठीक है, डिविडेंड देना चाहिए और रिटेन करनी चाहिए अमाउंट को, ठीक है। और दूसरी तरफ वो कह रहा था कि अगर आप बाहर से फाइनेंसिंग करवाओगे ना, जो आप कह रहे थे कि बाहर से लो, तो उसके ऊपर तो कॉस्ट देना पड़ेगी। तो ये वो बात कर रहा था। लॉज़ एंड रेगुलेटरीज़ अथॉरिटी होती हैं, वो भी मौजूद होती हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन डायरेक्शन, डायरेक्टर होते हैं, उनकी ऊपर जो भरोसा है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल देख लो कि वो कहता है आपने ना इतना डिविडेंड पे करना है, रिटेंशन रेशियो दी हुई है। ये सारी एग्ज़ाम्पल वही है जो मैं पहले स्लाइडों वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके अंदर यही है कि अगर आप रिटेंशन रेशियो बढ़ा लोगे ना, रिटेंशन रेशियो, ठीक है, यानी कि आप अगर अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर बढ़ गई तो उससे आपकी रिटेंशन रेशो कम हो जाएगी, यानी डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हो तो रिटेंशन रेशो कम हो जाएगी, बस ये बात है। ज़हन में रखो, दोनों में यही बता रहे हैं। अब आ गया हमारे पास जी मिलर एंड मोडी गिलानी के आर्गूमेंट क्या थे। वो कहते हैं मिलर एंड मोडी गिलानी की डिविडेंड पॉलिसी जो थी ना वो इररेलेवेंस थी, वो भी इस हक में नहीं थे कि आप जो है वो डिविडेंड दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं डिविडेंड जो है ना वो आपका इस तरह मतलब कि आप नहीं कंपनी की अर्निंग को बढ़ा सकते कि डिविडेंड ना देने से जो है वो आप कहते हो कि मैं कंपनी को आगे लेके चला जाऊँगा। वो कहता है ऐसा नहीं होता। वो कहता है कंपनी जो है ना उसकी जो पावर होती है ना अर्निंग पावर, वो आपकी ग्रोथ और आपके
अर्निंग पावर जो है ना उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, प्रॉफिट कमाने के जो होता है ना उसके ऊपर मतलब डिपेंड कर रही होती है, ना कि आप कहो कि मैं डिविडेंड की पॉलिसी को तब्दील करके जो है वो अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये बात की थी। इररेलेवेंस थ्योरी थी इनकी भी। 4 थ्योरी है, मैंने पहले भी बताया। 2 इररेलेवेंस है, 2 रेलेवेंस है। रेलेवेंस तो थी जॉर्डन और वाल्टर की, वो तो गई। फिर थी इररेलेवेंस, उसके अंदर एक रेसिड्यूल थ्योरी है, ठीक है? जो कहती है कि डिविडेंड दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक है मिलर एंड मोडिग्लानी, वो भी इररेलेवेंस है। वो भी कहते हैं कि डिविडेंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ अर्निंग पावर से पड़ता है, यानी कंपनी की ग्रोथ से पड़ता है। वो कहता है द क्रक्स ऑफ मिलर एंड मोडिग्लानी पोजीशन इज दैट द अफेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट, पेमेंट जो डिविडेंड का है ना उसका अफेक्ट शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर इज एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द अदर मीन ऑफ फाइनेंसिंग। वो कहता है डिविडेंड अगर आप दे देते हो ना एक तरफ, तो दूसरी तरफ आप फाइनेंसिंग के जरिए पैसा लेके आ सकते हो कंपनी के अंदर, तो डिविडेंड के देने ना देने से वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो दूसरी तरफ कहता है द एजप्शन जो थे ना सर्टेनली एंड परफेक्ट कैपिटल मार्केट के लिए थे। बस ये बात इधर आके गलत हुई है कि ये कह रहे थे कि भाई हमारे जो एजप्शन है ना वो सर्टेन है, यानी कि हमारी ये सारे के सारे एजप्शन हमारी ये बातें हैं उस वक्त आप लोगों ने हकीकत माननी है जब आप रिस्क वाली दुनिया में नहीं रहते, ठीक है? नंबर 2 आप परफेक्ट मार्केट में रहते हो, तब इनकी बातें ठीक है दोनों की। और ये वही बातें हैं जो हमने पीछे वाले मॉड्यूल यानी कि शायद मॉड्यूल नंबर 11वें में पढ़ी थी और 12वें में शायद था कोई ना, वहाँ पे हमने ये पढ़ी थी, यही 2 मिलर एंड मोडिग्लानी की। 12वां नहीं था, वो था 11वां। तो 11वें में हमने पढ़ी थी, ठीक है? जहाँ पे हमने क्या देखा था भला, कैपिटल स्ट्रक्चर देखा था। वो यहाँ पे कह रहे थे कि आप डेट की अमाउंट ज़्यादा लो ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह रहे थे मिलर एंड मोडिग्लानी। और इनकी वो सारी बातें जो थी वो परफेक्ट मार्केट के ऊपर जो थी ना, और रिस्क ना होने वाली मार्केट, और एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाली, और आइडेंटिकल मतलब कि वो चीज़ें रखने वाली, और इसी तरह जो है वो लार्ज सेलर एंड बायर वाली, और नो एग्जिट एंड बैरियर जो थे कंपनी में वो, और नो मोनोपोली वाली, और इसी तरह और भी बहुत सारी, यानी कि डायरेक्टली जो रिस्क एवर्शन जो था ना, रिस्क की जो थी वो इस तरह की, मतलब वो परफेक्ट मार्केट की जो खसूसियत उन्होंने बताई थी उनके ऊपर ही इनकी थ्योरी जो थी वो डिपेंड कर रही थी। अदरवाइज अगर वो एजप्शन पूरे ना हो जो कि हकीकत से बहुत दूर थे, तो इनकी थ्योरी फ्लॉप हो जाती है। तो इसके एजप्शन देख लो क्या क्या थे। इशुएंस ऑफ कंसिडरेशन, अब इसके अंदर सबसे पहले कि जो कंसिडरेशन थी ना, वो इशुएंस थी ना, उसकी जो इशुएंस थी ना वो देखते हैं आप लोग सबसे पहले तो। अब कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू से क्या मुराद है, वो कहते हैं इट इज़ दी, अब ये सारे के सारे मसले थे, याद रखने हैं। ये जो इन्होंने थ्योरी बताई है ना सारी, उनके अंदर ये वाले जो थे ना नीचे वाले, अब ये मसले आ रहे हैं, इशू थे ये। सबसे पहला इशू क्या था, कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू का कंजर्वेटिव होना, यानी कि बंदा जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ना कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ है। वो कहते हैं इट इज़ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्म, ये फिल्म का ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज द साइन एंड वैल्यू ऑफ द फिल्म, फिल्म की वैल्यू और साइन को बढ़ाना, ये फिल्म का मकसद होता है कि उसकी वैल्यू भी बढ़े, उसकी फिल्म की साइन भी बढ़े, ठीक है, साइज भी बढ़े। अब वो कहता है कि फिल्म कैन नॉट क्रिएट वैल्यू बाई अल्टरनेटिंग द डिविडेंड पे आउट। इन्होंने कहा कि फिल्म जो है ना वो अपने डिविडेंड को तब्दील करके, वो कहता है कभी भी जो है वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकती, उसको तब्दील नहीं कर सकती। इन्वेस्टर आर एबल टू रिप्लिकेट एनी डिविडेंड स्ट्रीम, अब इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो इस काबिल होते हैं कि वो अपना किसी भी जो डिविडेंड होती है ना उसके स्ट्रीम को रिप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है? लोअर डिविडेंड अगर मिला है तो वो सेल कर देंगे उसको, कुछ शेयर को, वो अपना जो असल जो उनको अमाउंट चाहिए डिज़ायर कैश वो उसको हासिल कर लेंगे। अगर कम मिला है पैसा तो उससे मतलब ज़्यादा मिला है तो उससे वो शेयर को और ख़रीद लेंगे, ठीक है? वैल्यू ऑफ द फिल्म भी बढ़ जाएगी, उनके पैसे भी पूरे हो जाएंगे। ये सारी एग्जाम्पल उसने बताई हुई। तो सबसे पहला जो इशू था ना वो था कंजर्वेटिव वैल्यू होने का, ठीक है? दूसरे नंबर पे आ गया टैक्स कंसिडरेशन। उन्होंने कहा था टैक्स वाली दुनिया में रहते नहीं हो, हालांकि टैक्स पाया जाता है भाई दुनिया में। हमने ये भी बात पहले भी की थी 11वें मॉड्यूल में कि पर्सनल जो टैक्स रेट होता है ना कैपिटल के ऊपर, गेन इज लेस होता है, जो डिविडेंड के ऊपर होता है ना इनकम के ऊपर, वो बेटर नॉट टू गेट डिविडेंड। तो इस वजह से ये बेहतर है कि आप डिविडेंड ना लो। वो कहता है जब आपने डिविडेंड लेना है तो पेमेंट आएगी, इनकम आएगी, तो इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर। दूसरी तरफ वो कहता है अगर आप नहीं लेते डिविडेंड तो वो टैक्स जो है ना वो नहीं पड़ेगा आपको इनकम टैक्स, तो वो कंपनी जो है ना वो अपने रिटेन कर लेगी, उसी में से टोटल कंपनी दे देगी अपना प्रॉफिट जो भी, और वो कंपनी को पड़ेगा। उसके बाद अगर पेइंग कैपिटल गेन टैक्स, अब कैपिटल गेन के ऊपर आपको अलग टैक्स देना पड़ेगा, नॉट टैक्स ऑन डिविडेंड गिव टाइमिंग ऑप्शन। अब ये जो अगर जो कैपिटल जो गेन होता है ना उसके ऊपर पेइंग टैक्स एंड नॉट टैक्स ऑन डिविडेंड के ऊपर आपने टैक्स नहीं देना, लेकिन कैपिटल गेन अगर हासिल करते हो तो उस पर देना पड़ता है टैक्स। तो डिफरेंट टैक्स रेट होते हैं, नो इम्पैक्ट ऑन टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडिविजुअल। और आप ये भी तस्वर करते हो कि आप इंडिविजुअली जो है ना वो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद वो कहते हैं इशुएंस ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन, जो डिविडेंड की कंसिडरेशन है ना उसको भी इशू बना कि उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको जो है वो कंसिडर नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे फ्लोटिंग कॉस्ट पड़ती है जब आप डिविडेंड जो है वो इशू करते हो।
वो तो द कॉस्ट जो होती है ना एसोसिएटेड होती है, जब आप, अब वो कह रहा था ना कि मैं इतने इशू कर दूंगा, डिविडेंड इशू कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो वो कहता है जब भी डिविडेंड इशू किए जाते हैं ना उनके ऊपर कॉस्ट पड़ती है कुछ, जैसा कि अंडर राइटिंग कॉस्ट होती है, लीगल लिस्टिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट आती है। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो इशूइंग सिक्योरिटी की कॉस्ट होती है, तो ये पता होना चाहिए अंडर राइटिंग, लीटिंग, लीगल लिस्टिंग और प्रिंटिंग जो फ़ी होती है ना वो पड़ती है। इसका फार्मूला क्या होता है जी, फ्लोटिंग कॉस्ट का DGR बराबर होता है B/P इंटू 1-F प्लस जी, यानी कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी जो है ना वो कहलाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी जो है ना वो यहाँ पे वो कह रहा है, इशारा दे रहा है कि वो मौजूद है। देखो पहले डी से क्या मुराद है, डिविडेंड, पी से मुराद है प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, और एफ से क्या मुराद है, उसको इशू करने पे जो आपको 1-F यानी 100 में से कितनी फ्लोटिंग कॉस्ट पड़ी है वो, प्लस जी कितनी ग्रोथ रेट के साथ वो जा रहा था। फार्मूला पता चल गया, डी बटा क्या होता है पी इंटू 1-F, एफ से मुराद है फ्लोटिंग कॉस्ट, 1 से मुराद है 100 में से कितनी फ्लोटिंग कॉस्ट पड़ी है। अगर एक इशू आप जो है वो करने जा रहे हो, एक डिविडेंड शेयर सॉरी, तो उसके ऊपर जो प्राइस थी ना उसमें से आपने ज़रब दे देना है उस परसेंटेज को जो कॉस्ट फ्लोटिंग कॉस्ट निकालने के बाद आई है, और उसको डिवाइड कर देना है फिर डिविडेंड के ऊपर, और उस डिविडेंड के अंदर आपने ऐड कर देनी है जो ग्रोथ रेट चल रही थी। तो डी ओवर पी इंटू 1-F प्लस जी हो जाएगा। ये देख लेना यहाँ पे मुख्तलिफ तरह से उसने ये किया हुआ। उसके बाद है जी इशुएंस ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन, डिविडेंड का कंसिडर मतलब इशू किया जाना, वो भी एक इशू तस्वर किया गया। इशूज़ ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन, डिविडेंड की कंसिडरेशन में कुछ इशूज़ थे, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जो शेयर डिसविजिबिलिटी है ना वो आ जाती है। वो कहता है ब्रोकरेज वगैरह की फ़ी जो है ना रिड्यूस हो जाती है, द रिटर्न व्हेन ब्रोकरेज इज़ पेड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट अमाउंट। अच्छा जी, वो ये कह रहा था कि जो ब्रोकरेज फ़ी होती है ना रिड्यूस हो जाती है, रिटर्न कैश वगैरह को कर देती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही होती है, शेयर की डिसेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं हाई लेवल, जो ये कॉस्ट मतलब मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो पड़ रही होती हैं, जब आपको जो है वो एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे आपको जो शेयर है वो बाय या सेल करना पड़ जाए। तो लो वैल्यू वाला स्टॉक जो होता है ना वाइस वर्सा होता है, शेयर आर जनरली सोल्ड इन राउंड लोट्स के अंदर, यानी कि ऐसी कीमत जैसे कि 100, 150 नहीं, 100, 500, 600, 800, 900 इस तरह से शेयर हमेशा इशू किए जाते हैं, ना कि 183, 151 या केला 51, 77 इस तरह नहीं होते, ठीक है, ये कहलाता है। तो राउंड लॉट्स जो है ना वो इज़ मोर इन मार्केट के अंदर ज़्यादा होते हैं, एज जैसा कि कंपेयर टू ऑड लॉट्स की तरफ, जैसे कि 300 वाले शेयर राउंड लॉट्स कहलाते हैं, जैसे 352 है वो ऑड लॉट्स कहलाते हैं। अब एक इशू ये भी था कि ना डिविडेंड कंसल्टेशन के अंदर एक कि इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो आपको फोर्स कर रहे होते हैं कि आपने डिविडेंड देना है नहीं देना, क्या बात है। तो कंपनी विच पे रेगुलर डिविडेंड देती है, तो इन्वेस्टर जो है वो जो है वो एंडोमेंट जो है ऐसे फंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एंडोमेंट के लिए इकट्ठे किए होते हैं मुख्तलिफ तरह के अपने फाइनेंशियल जो है ना वो फलाई कामों के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन होती है कुछ जिनकी वजह से वो जो है वो डिविडेंड को आपने कंसिडर करना होता है। लिक्विडेशन होती है कैपिटल की। फाइनेंशियल सिग्नलिंग से मुराद ये है कि अच्छा सिग्नल जाता है, पॉजिटिव जाएगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। सिग्नल अबाउट अ फिर्म के बारे में और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, डिविडेंड आर बेटर होते हैं देन अनाउंसमेंट से प्रॉफिट, यानी कि डिविडेंड का पे किया जाना अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जो है वो डालता है। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर जी। ये आप लोगों ने इसका जो है ना मेरा स्लाइड वाला पूरे का पूरा सिलेबस जो है ना वो छठे से लेके और 13वें तक मॉड्यूल पूरा फाइनल का जो स्लाइडों के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो भी आ गया है, ठीक है। इसी तरह जो उर्दू में है ना ये वाले जो मतलब सॉरी जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसका भी जो है ना वो 6 से लेके पूरे के पूरे हर एक मॉड्यूल की डिटेल्ड लेक्चर वीडियो आ गई हैं। तो इसके अंदर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, थ्योरी हैं, एजप्शंस हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मरूजी आएगी, शॉर्ट आएंगे, इधर से थ्योरी बेस ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।